खाई के साथ हुई उस बातचीत के बाद गैरी घास पर अपना पैर पटक रहा था, उसे मरोड़ रहा था। खाई के साथ छत पर हुई बातों ने उसे पूरी तरह खराब मूड में डाल दिया था। अरे, ठीक तो हो ना ब्रो? टॉम ने धीरे से फुसफुसाया। तू कहीं खो गया है। बेहतर होगा तू थोड़ा शांत हो जा, इससे पहले कि तेरा नंबर आ जाए। इस वक्त दोनों अपने मैंडेटरी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब रग्बी की एक्टिविटी में थे। यह कहना भी कम होगा कि गैरी का खेलने का बिल्कुल मन नहीं था। बाकी बच्चों के साथ दोनों बेंच पर बैठे हुए थे, जबकि मिस्टर रूट अपनी रोज की लेक्चर मशीन चालू कर चुके थे। कहने का मतलब बस इतना था, आज वही ड्रिल दोहराई जाएगी जो पिछली बार की थी। दोनों दोस्तों में से कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, खासकर गैरी, जिसका दिमाग अभी भी खाई के साथ हुई डील में फंसा हुआ था। कब कैसे गैरी को समझ ही नहीं आया था कि खाई ने उसे बर्नर फोन कब पकड़ा दिया। ये ऐसे फोन होते थे जिन्हें गैंग्स इस्तेमाल करते हैं, कोई फैंसी स्मार्टफोन नहीं, बस पुराने मॉडल वाला ब्रिक फोन, छोटा सा स्क्रीन और पत्थर जैसे बटन। इसके साथ खाई ने उसे एक नया नंबर भी दिया था जो गैरी को खुद भी याद नहीं था। ये उसने कब मेरी पॉकेट में डाल दिया? गैरी सोचता रहा। चलते चलते जब जेब में अचानक वाइब्रेशन हुई, तब उसे पता चला कि यह फोन उसी के पास है। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। दिस इज योर न्यू फोन, डोंट गिव दिस नंबर टू एनी वन, whenever I need to contact you, I will do so through here. So remember to keep it charged. तो ये लड़का सच में मुझे अपना पालतू कुत्ता समझकर हुक्म चलाएगा। हम्म, गैरी के मन में आया, लेकिन गुस्से के उबलते पानी पर उसने ढक्कन रख दिया। उसे याद आया कि उसने गैंग ज्वाइन क्यों किया था। अपनी फैमिली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अंडरडॉग्स से बचाने के लिए। अगर उसे कुछ समय खाई की कमांड्स माननी पड़े तो ठीक है। केवल एक बात चुभ रही थी, अपनी ही उम्र के लगते किसी लड़के से आदेश सुनना। तुम दोनों को क्या हो गया है? मिस्टर रूट की गड़गड़ाती हुई आवाज पूरे मैदान में गूंजी। लगता है सिर्फ गैरी ही नहीं, टॉम भी लेक्चर को धूल चटा रहा था। अभी तो वह तो नाक में भी खपच्ची डालने को तैयार था। मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? अच्छा, मेरे जमाने में एक चीज होती थी जो मेरी टांगें हिला देती थी। उसने सीटी बजाई, इशारा एक सरप्राइज का। मैदान की ओर स्कूल के प्लेग्राउंड से लड़कियों का एक समूह आ रहा था, सब अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में। सीनियर लड़के बेंच उठाकर मैदान में सजा रहे थे ताकि लड़कियां बैठ सकें। गैरी की नजर सीधे उनमें से एक पर गई, नई लड़की, शिन। अरे आराम कर भाई, तेरी छोटी आर्मी अभी बाहर निकल आएगी, टॉम ने चुटकी ली। गैरी ने तुरंत नीचे देखना शुरू कर दिया, गहरी सांसें लेते हुए। टॉम मजाक कर रहा था, लेकिन किशोर लड़कों के हार्मोन्स कभी भी पलटी मार सकते थे। जानता है शिन काफी कूल है, टॉम ने बात आगे बढ़ाई। कल हमारे साथ आई थी, वीडियो गेम्स खेलती है, वो भी असली वाले, नॉट दोस चीप मोबाइल गेम्स। मार्शल आर्ट्स भी कर रही है शायद, और सुन ऑल्टर्ड फाइट्स की भी फैन है। परफेक्ट गर्ल लगती है, इतनी परफेक्ट कि कुछ तो गड़बड़ होगी, राइट? गैरी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हे मेरा अब ठीक लग रहा है। टॉम ने राहत की सांस ली। कुछ अजीब गैरी के अंदर चल रहा था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं दोस्ती टूट न जाए। अब यहां ऑडियंस भी है, मिस्टर रूट गर्जा, तो शायद तुम में से कुछ इंप्रेस होने की कोशिश करो। अगर नहीं, तो शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें कि ये लड़कियां तुम्हारी घटिया खेल देखने आई हैं। पहले की तरह ब्लेक को गेंद पकड़ा दी गई। 3 लड़कों का एक एक करके नाम लिया गया, जिन्हें उसकी बॉल छीननी थी। हर बार की तरह ब्लेक किसी की पकड़ में नहीं आया। लड़कियों की मौजूदगी ने भी उसे और तेज बना दिया था। आखिर में गैरी, टॉम और ब्रिक को बुलाया गया। गैरी खिसकता हुआ आगे बढ़ रहा था। चींटी जितनी भी उसकी नजर शिन से मिल जाती, अगर वह ट्रांसफॉर्म हो गया तो तबाही शब्द भी छोटा होगा। वो ऐसे क्यों चल रहा है? एक लड़की ने फुसफुसाया। लगता है पैंट में ही, दूसरी ने हंसते हुए कहा। बाल इतने हरे क्यों? घास से मैच करने के लिए, तीसरी बोली। चाहे वे दूर थी, लेकिन गैरी सब सुन पा रहा था, दिल की धड़कनें, उनके शब्द, सब। किसी के मुंह में ब्लेक के लिए तारीफ ही थी। तभी, हे शिन, नई हो तुम, कौन सबसे अच्छा लगता है? एक लड़की ने पूछा। ब्लेक है ना, बाकी सब इमेच्योर, और ये ऑल्टर्ड फाइट्स का ऑब्सेशन भी, दूसरी बोली। सिन ने थोड़ा चौंक कर कहा, मुझे तो ऑल्टर्ड फाइट्स पसंद है, और बाकी लड़कों में, हाँ, ब्लेक की पोटेंशियल अच्छी है, बॉडी सॉलिड, रिफ्लेक्स, लेकिन रोमांटिकली नहीं। शायद अगर कोई मुझे फाइट में हरा दे तब सोचा जा सकता है। बाकी लड़कियां चुप। गैरी ने यह सब सुना, और उसके दिमाग में वही आखिरी लाइन घूमती रही। लड़ाई में हरा दे, गैरी मुस्कुराया।
अगर मैं ब्लेक को यहां हरा दूं तो सिन मुझ में इंटरेस्ट ले सकती है। Ooh, the girl of your dreams. Task: retrieve the ball from the opponent. सीटी बजी। गैरी ने खुद को पंप करना शुरू किया। बीपीएम 130। मिट्टी उड़ी। गैरी गोली की तरह ब्लेक की ओर भागा। ब्लेक घूमकर बचने की कोशिश कर रहा था, पर गैरी उससे भी तेज था। दोनों कंधे टकराए और हवा में उड़ने वाला भारी ब्लेक निकला, गैरी नहीं। गैरी ने छलांग लगाई, असाधारण ऊंचाई तक, और गिरते समय गेंद उसके हाथ में थी। मैंने पकड़ ली। मैंने पकड़ी। उसके हाथ में गेंद थी, जिसमें उसका अंगूठा धंसकर उसे फाड़ चुका था। एक्स्ट्रा रूट तहरा। अब बेंच पर बैठना भूल जाओ। लड़कियों की तरफ देखते हुए वह बस एक चेहरे की तलाश में था। क्या गजब की जंप थी। सीन बुदबुदाई। सीधा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, लेकिन गैरी के लिए यह काफी था। शायद वेयरवुल्फ बनना इतना बुरा नहीं, बस कंट्रोल सीखना होगा। 13 दिन बाकी अगली फुल मून तक, जितना जल्दी उतना अच्छा। क्वेस्ट कंप्लीटेड। 10 एक्सपी प्राप्त हुए। कमाल का परफॉर्मेंस, सबने देखा ना। मिस्टर रूट गैरी की परफॉर्मेंस से उछल पड़े। पिछले हफ्ते तो ये जमीन से उठा भी नहीं रहा था, और आज ब्लेक को पीठ के बल गिरा दिया। सच कहें तो गैरी खुद भी हैरान था। पहले तो ऐसा करना उसके बस में ही नहीं था। ब्लेक की मूवमेंट्स को पढ़ लेना अलग बात थी, लेकिन उसमें न तो इतनी ताकत होती थी न स्पीड। आज दोनों ही बदल चुके थे। तू टीम में है और पहला मैच खेलेगा, ब्रोकली हेड। मिस्टर रूट ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही आज की प्रैक्टिस खत्म हुई और मैदान खाली किया जा रहा था। अभी गैरी अपनी जीत के उत्साह में ही खोया था कि उसकी नजर ब्लेक पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर बैठा था। गैरी तुरंत उसके पास गया और हाथ बढ़ाया। सॉरी, तू ठीक तो है? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? गैरी ने घबराते हुए पूछा। उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं था कि उसकी मानवों की तुलना में असल ताकत कितनी है। टेंशन मत ले, मैं कल के तुझसे ज्यादा ठीक हूं। ब्लेक ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसे साफ दिख रहा था कि गैरी की नजरें कहीं और हैं, मैदान से बाहर जाती लड़कियों की तरफ। लगता है कोच की तरकीब ने इसे सच में मोटिवेट कर दिया, ब्लेक ने सोचा, मुस्कुराते हुए। बाकी खिलाड़ी मैदान समेटने में लगे थे। कोन्स हटाना, बॉल्स इकट्ठा करना। टॉम भी इसमें मदद कर रहा था। तभी उसे वही फुटबॉल मिली जो गैरी ने ब्लेक के हाथ से छीनी थी। टॉम ने गेंद उठाई और देखा कि वह पूरी तरह पिचकी हुई थी। जब उसने उसे पलटा तो एक बड़ा छेद दिखा, और फिर 4 और। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उंगलियों से गेंद भेद डाली हो। पहले क्लास में टूटी हुई मेज, अब ये बॉल। गैरी, तूने किया क्या है? नहीं, ये कोई फिल्म या किताब नहीं। जरूर कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन फिर उसने मुझसे वेयरवुल्व्स के बारे में वो सवाल क्यों पूछे थे? टॉम खुद को गैरी से पहले से ज्यादा दूर महसूस कर रहा था। ऊपर से पूरी रग्बी टीम गैरी की पीठ थपथपा रही थी। घर जाते हुए गैरी के चेहरे पर मुस्कान थी। एक भयानक दिन के बाद इतना अच्छा दिन। लेकिन फिर उसकी चिंताएं वापस घुस आईं। मेरी हार्ट बीट जितनी तेज होती है, मैं उतना बदलने लगता हूं। अगर एक्साइटमेंट में पूरी तरह बदल गया तो लोगों को कैसे समझाऊंगा कि क्यों मेरा शरीर बड़ा हो गया, या क्यों मेरे शरीर पर फर आ गया। और वो कैसे हाथ मिलाने पर जो मार्क आया था, वो क्या था? सोचते हुए उसने सिस्टम स्क्रीन खोली। अ बॉन्ड मार्क वह निशान है जो किसी सच्चे वादे पर छोड़ दिया जाता है। मार्क किया गया इंसान एक खास सेंट छोड़ता है, जिसे यूजर कभी भी ट्रैक कर सकता है। वादा टूटते ही मार्क भी टूट जाएगा। ब्रोकन मार्क वाले अपने आप हंटिंग टारगेट बन जाते हैं। यदि टारगेट सक्सेसफुली हंटेड किया जाए तो अतिरिक्त स्टैट्स दिए जाएंगे। गैरी ने अपना सिर पकड़ लिया। चाहे जो भी हो, मुझे काय को मार्क कर देना चाहिए था। चिंता अलग, ये मार्क दिखता तो नहीं, वरना तो ढेर सारे सवाल उठ जाते। और ये सिस्टम सीधी तरह कह रहा है कि टारगेट को हंट करो, यानी मार डालो। गैरी ने तुरंत ये सब दिमाग से निकालते हुए एक अच्छी बात याद की। ब्लेक से बॉल छीनने पर मिले 10 एक्सपी और पहले वाले 40 एक्सपी, यानी आधा रास्ता लेवल अप तक। लेवल अप होते ही क्या होगा? ताकत बढ़ेगी या कोई नई एबिलिटी मिलेगी? वह आगे सोच ही रहा था कि उसे बाकी क्वेस्ट याद आए। 2 किलो मीट खाना और जिम ज्वाइन करना। उसके पास अभी गैंग के पुराने प्री पेमेंट के पैसे मौजूद थे, इसलिए जिम जाना आसान था। आई गेस कोशिश कर लेता हूं। वह एक हाई स्ट्रीट जिम पहुंचा और एक दिन का ट्रायल लिया। स्कूल यूनिफॉर्म में घुसते ही सब उसे नौसिखिया समझ रहे थे। अब कहां से शुरू करूं? सिस्टम को क्या लगा कि मैं बस आकर वेट उठा लूंगा? तभी एक बहुत ही हेल्पफुल से दिखने वाले पर्सनल ट्रेनर ने उसे घेर लिया। पहली बार आए हो ना?
मैं पर्सनल ट्रेनर हूं, पहली लेसन कंप्लीटली फ्री। गैरी मना भी नहीं कर पाया और अगले ही पल उसे वजन मापने की मशीन तक खींच ले जाया गया। ये पर्सनल ट्रेनर्स कार सेल्समैन से भी ज्यादा खतरनाक। मेजरमेंट्स के बाद ट्रेनर उसे बेंच प्रेस पर ले गया और खुद भारी भरकम प्लेट्स लगाकर दिखाने लगा। ये सिखा रहा है या दिखावा कर रहा है? आखिरकार गैरी की बारी आई। ट्रेनर ने वैसे ही भारी वेट बार पर छोड़ दिया, कम से कम 80 किलो। गैरी ने ट्रेनर की पोस्चर बिल्कुल कॉपी की, इतनी परफेक्ट कि ट्रेनर भी चौंक गया। गैरी ने बार को धकेलने की कोशिश की। शुरुआत में वेट हिला भी नहीं। फिर बी स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग और फिर बार रैक से ऊपर उठा, नीचे आया और गैरी ने उसे एक परफेक्ट रेप के साथ वापस रख दिया। कैसा किया मैंने? ट्रेनर की आंखें फटी की फटी रह गईं। 80 किलो, एक ही rep, kissy bud your first taste of working out. I'll allow you to complete the quest for today, but remember to work out daily to get a body fit for a werewolf. Daily quest complete. 10x perceived. बहुत बढ़िया, अब घर जा सकता हूँ। गैरी खुशी में प्रैक्टिकली दौड़ पड़ा, ट्रेनर को स्तब्ध छोड़कर। सिस्टम से एक्सपी मिलने के बाद गैरी सुपरमार्केट से 2 किलो रॉ मीट खरीद कर निकल ही रहा था कि उसे एक और समस्या याद आई। ये सब घर कैसे ले जाऊं? अगर मैं इतना सारा स्टेक खाऊं तो मम सवाल पूछेगी। लेकिन फिर उसकी नजर लाल, खूनी, ताजा मांस पर पड़ी और उसकी नाक में एक अजीब सी खुशबू भर गई। चुपके से वह दो इमारतों के बीच एक गली में घुस गया। प्लास्टिक में उंगली चुभोते ही गंध तेज हो गई और गैरी खुद पर नियंत्रण खो बैठा। कुछ ही पलों में वह 2 किलो रॉ मीट फाड़ फाड़ कर खा चुका था। शर्ट की बांह से मुंह पोंछते हुए वह कांप रहा था। मैं क्या हूं? कोई ऑल्टर्ड ऐसे बिहेव नहीं करता। मैं सच में मॉन्स्टर हूं। लेकिन जैसे ही वह अपने रफ नेबरहुड में पहुंचा, उसे अपने परिवार की याद आई। क्यों वह ये सब कर रहा है? क्वेस्ट्स फिर कल भी आएंगे। लेवल अप हुआ तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। बस प्रॉब्लम है, जिम महंगा, मीट महंगा और घर भी संभालना है। जॉब के बिना कैसे होगा? आखिरकार उसने एक संदेश भेजा। आई कैंट गो बैक टू द अंडरडॉग्स, लेकिन मुझे पैसे अर्जेंटली चाहिए। कोई तरीका है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं क्या? यह मैसेज गया। कुछ ही देर में जवाब आया। स्कूल गेट पर रात को मिलना, अकेले आना। एक भयानक स्थिति, यही टॉम के दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा था ना, कोई मुझे ऐसे नहीं घूरेगा और बच जाएगा। आगे खड़ा लड़का गुर्राया, जबकि उसके पीछे वाले तमाशा देखने के मूड में थे। ये घटिया मोहल्ला, मैंने किया ही क्या है? हाँ, मैंने मन ही मन सोचा कि तुम गली के कीड़े हो, लेकिन ये बात जुबान पर थोड़े न लाई थी। मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। टॉम ने घबराकर निगल लिया। बाइक पर बैठे किसी को पीछे छोड़कर भाग पाना उसके लिए नामुमकिन था। 4 लोग और हर किसी के बदन पर काले रंग की पट्टी, साफ था किसी कलर गैंग से थे। टॉम सोच रहा था प्रतिकार करे या नहीं, लेकिन डर था कि कहीं वापस हाथ उठाने से मार और न बढ़ जाए। लगता है आज पिटना तय है। उम्मीद है कुछ मुक्कों के बाद ऊब जाएंगे और चले जाएंगे। लड़का बाइक से उतरा, बाकी वहीं बैठे रहे। अगर टॉम भागने की कोशिश करे तो पकड़ने के लिए तैयार। टॉम ने दांत भींचे, हाथ कस लिए और आंखें बंद कर ली, मार के पहले प्रहार का इंतजार करते हुए। लेकिन मुक्का नहीं लगा। उसकी जगह एक दर्द भरी चीख गूंजी। मेरी बांह, कमीने। ये तेरे और मेरे बीच की बात नहीं थी। तू है कौन? टॉम ने आंखें खोली। लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था, अपनी कोहनी पकड़े हुए, और उसके सामने खड़ा था एक आदमी, पूरा काला लंबा ट्रेंच कोट पहने। मैं? बस एक राहगीर, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। दुनिया में पहले ही काफी खतरे हैं। इंसानों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं, और तुम लोग 4-5 मिलकर एक मासूम बच्चे को दबोच रहे हो। तुम जैसे असली कूड़े हो। टॉम को सामने से बस उसका विशाल कद दिख रहा था, 8 फुट से भी ज्यादा, काले बाल, सख्त काया, और जब वो मुड़ा, टॉम अवाक रह गया। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, पर नैन नक्श अच्छे, मानो ब्लेक का बड़ा और खुरदुरा वर्जन। बाकी लड़के घबराकर बाइक से उतरे और हथियार निकाल लिए। किसी के पास चेन, किसी के पास पॉकेट नाइफ। मेरी फिक्र मत करो, आदमी ने टॉम को हल्की मुस्कान दी। मैं इससे भी बुरे जानवरों से रोज उलझता हूं। वो आगे बढ़ा। बाइक चेन वाला लड़का घबरा गया और चेन घुमाकर मारी, लेकिन आदमी पीछे झुका, छत से चेन पकड़ ली और खींचकर हथियार छीना। फिर उसी चेन से उसकी टांगों पर वार कर दिया।
बाकी 3 को भी उसने फुर्ती से पस्त कर दिया। पॉकेट नाइफ वाला आगे बढ़ा, लेकिन उसने हथियार उड़ा दिया और घुटना उसके चेहरे पर दे मारा। चारों जमीन पर कराह रहे थे। टॉम को खुद को चुचुकी काटनी पड़ी। कोई कैमरा, कोई शो, कुछ भी नहीं। सिर्फ वही 6 लोग। और ये अविश्वसनीय आदमी, घर जा बच्चा, वह बोला। रात में और भी खतरनाक चीजें घूमती हैं। हमेशा कोई शुभ चिंतक नहीं मिलेगा। वह चलता बना। टॉम बस सोचता रह गया, ये था कौन? उधर गैरी भी चुपचाप घर से निकला था। हालांकि उसके लिए यह काम मुश्किल होना चाहिए था, पर आज उसे लगा यह काम बड़ी आसानी से हो गया। उंगलियों में अजीब सी ताकत थी। खिड़कियों के किनारों को पकड़कर वो धीमे धीमे नीचे उतर आया, और जब जमीन पर कूदा, पैरों को जरा सा भी झटका नहीं लगा। है, शायद ये वेयरवुल्फ चीज के फायदे ज्यादा हैं। गैरी हल्का मुस्कुराया। काई ने मिलने की जगह स्कूल गेट बताई थी। गैरी आमतौर पर काला लाल ट्रैक सूट पहनता था, लेकिन वो अंडरडॉग्स का यूनिफॉर्म था और वो दिखावा नहीं चाहता था। इसलिए उसने सफेद टी शर्ट, काली ट्राउजर्स पहन ली, एकदम सिंपल। काई पहले ही वहां मौजूद था। वही रूफटॉप वाली वाइब, बस हवा कम थी। दूर देखते हुए कलाई पर वही ब्लैक गोल्ड बोलेक्स जो गैरी को चिढ़ भी आता था और याद भी दिलाता था कि वो यहां क्यों आया है। आई एम हियर, तो क्या काम है? गैरी ने सीधा पूछा। काई ने उसे ऊपर नीचे देखा और नाक चढ़ाई। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था। पहले से आसपास था? गैरी ने खोपड़ी खुजाई और हाँ में सिर हिला दिया। काई ने खेल खेल में उसे एक स्पोर्ट्स बैग फेंका। ये क्या है? गैरी ने पूछा, और खोलते ही कपड़े देखकर अटक गया, और वो भी बिल्कुल उसकी साइज के। कितनी जल्दी भूल जाता है तू? काई बोला। हम नई गैंग बना रहे हैं और आज तू हमें रिप्रेजेंट करेगा। मैं नहीं चाहता कि हम किसी फुटपाथ वाली गैंग की तरह दिखें। पहली छाप मायने रखती है। आज हमारी एंट्री है। गैरी ने चारों ओर देखा। बदलने की कोई जगह नहीं। स्कूल बंद। काई ने बस फर्श की तरफ इशारा किया। रात है, कोई नहीं है देखने वाला। गैरी तर्क देना चाहता था कि तू तो यहां है, लेकिन खाई की नजर ने चुप करा दिया। और गैरी को इस वक्त खाई की मदद चाहिए थी। गुस्सा दिलाकर रिस्क नहीं ले सकता था। मन मारकर वो वहीं कपड़े बदलने लगा। अब गैरी एक छोटे जैकेट में था, सफेद टॉप के ऊपर, बिना हुड लेकिन बाहर की तरफ खुले कॉलर के साथ। ट्राउजर्स काफी फिटिंग लेकिन स्ट्रेची मटेरियल। साथ में मैचिंग बूट्स, दिखने में फैंसी लेकिन सरप्राइजिंगली आरामदायक। बस एक दिक्कत, रंग। गैरी समझ ही नहीं पा रहा था खराब टेस्ट किसका है, उसका या खाई का। अब ठीक लग रहा है। देख, हर गैंग का अपना सिंबल होता है। पहले रेड ब्लैक पहनता था तू, अब ब्लैक गोल्ड। हजारों गैंग्स में हमें अलग दिखना है। गैरी ने गौर किया। खाई पहले से उसी रंग में था, काला बेस, सुनहरी बॉर्डर। तेरे बाल अब भी आंखों में चुभते ही, लेकिन अभी टाइम नहीं, बाद में निपटेंगे। गैरी ने आशा की कि निपटेंगे का मतलब किसी कैंची वाली तबाही से नहीं है। दोनों स्कूल के अंदर नहीं गए, असली मीटिंग प्लेस कहीं और था। काय हर बार सरप्राइज कहकर सवाल टाल देता। आखिर वे एक पुराने से पार्किंग बिल्डिंग में पहुंचे। बाहर खड़े बाउंसर्स, और वे भी हाई स्कूलर। गैरी हैरान था कि कुछ के तो यूनिफॉर्म्स भी उतरे नहीं थे। ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। लिफ्ट खुली और शोर, चीखें, पागलपन, जैसे किसी अंडरग्राउंड रेव में घुस गए हों। गैरी दंग रह गया। चारों ओर सिर्फ हाई स्कूल किड्स, और बीच में एक फाइट चल रही थी जिसे सब पागलों की तरह चीयर कर रहे थे। दिस इज एन इलीगल फाइटिंग इवेंट, काय ने मुस्कुराकर कहा। हाई स्कूल स्टूडेंटली, यहां पता चलता है असली टॉप डॉग कौन है। काफी इंप्रेसिव है ना, सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से। और ये अकेला नहीं है। पूरे देश में ऐसे कई अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब्स चलते हैं। ये तो बस छोटा सा है, काय ने समझाया। जबकि गैरी अब भी हैरान था कि उसकी उम्र के लोग इतने बड़े लेवल पर चोरी छिपे लाइव फाइट्स देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर ये छोटा है, तो तुम्हारे हिसाब से बड़ा कैसा होगा? गैरी को यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहां कम से कम 500 लोग तो होंगे ही। और गौर से देखने पर उसे एक और चीज दिखी। ये सारे टीन्स और ट्वीन्स एक एक ग्रुप में थे, और सब अपने अपने तरह के यूनिफॉर्म में, मानो अलग अलग स्कूल क्लब्स की मीटिंग एक ही जगह चल रही हो। काय ने नोट किया कि गैरी किस तरफ देख रहा था। याद है न, मैंने कहा था कि अलग अलग स्कूल ग्रुप्स यहां आते हैं। ये स्कूल गैंग्स यहां काफी सीरियस होते हैं। इनके कपड़े इसलिए अलग होते हैं ताकि इनकी पहचान तुरंत दिखे। जैसे असली गैंग्स में होता है, वैसे ही कपड़े देखकर ही पता चल जाए कि ये कौन है। और ये सब स्टूडेंट्स खुद नहीं कर सकते।
इसके पीछे गैंग्स ही होती हैं। गैंग्स? गैरी ने घूट भरा, भीड़ में किसी फेमिलियर नाम वाली गैंग को ढूंढते हुए। क्या अंडरडॉग्स भी आते हैं? ये वही गैंग थी जहां गैरी पहले काम करता था। काय उसकी घबराहट देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। अंडरडॉग्स यहां? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही माइनर लीग है। बस ऐसे स्कूलों की भीड़ जिन्हें कोई जानता नहीं, या जिन्हें हम लोनर्स कहते हैं, जो किसी गैंग का हिस्सा नहीं और किसी गैंग की नजर में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत साबित करके। हाँ, रिक्रूटमेंट जैसा ही है। और यहाँ स्काउट्स भी होते हैं, लेकिन वो डी टियर गैंग्स के। वो या तो किसी छोटे गैंग को अपना हिस्सा बना लेते हैं, या किसी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी को आगे ज्वाइन करवाने के लिए चिह्नित कर लेते हैं। अब जबकि गन्स प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी हैं, फिस्ट्स या वेपन्स चलाना बड़ी बात हो गई है। और बड़े इवेंट्स में तो ऑल्टर्ड्स भी आते हैं। काई जिस चीज की बात कर रहा था, वो था हार्मफुल वेपन्स एक्ट। ये एक्ट उनके जन्म के थोड़े साल बाद लागू हुआ था। दुनिया जिस तेजी से बिगड़ रही थी, देशों को डर था कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इंसान खुद ही इस धरती का अंत कर देगा। इसलिए सारे देशों ने एक पैक्ट साइन किया, सभी हथियार खत्म करने का। न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, कोई भी मैस डिस्ट्रक्शन गियर, कुछ नहीं। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि कुछ छिपा भी नहीं सकते थे। इससे देशों के बीच ऑल्टर्ड प्रोग्राम्स और तेजी से बढ़े परफेक्ट ह्यूमन बनाने की दौड़ शुरू हो गई। गैरी के लिए यह सब शॉकिंग था, इतनी अंडरग्राउंड दुनिया और उसे पता तक नहीं। सच में यह दूसरा संसार था, जिसे वही लोग देखते थे जिन्हें भीतर घुसने दिया जाता था। तो हम यहां कर क्या रहे हैं? गैरी ने पूछा, जब दोनों भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। बीच में एक विशाल गोल क्राउड बनी हुई थी। लोग फाइटर्स के लिए जगह छोड़ रहे थे। बाकी लोग फाइट्स अपने फोन्स पर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। याद है न, मैंने कहा था कि लोनर्स को पहचानना आसान है। जिनके पास गैंग कलर्स नहीं होते, वो यही होते हैं, काय ने इशारा किया। गैरी ने देखा, काफी लोग प्लेन कपड़ों में थे, ठीक जैसे रिंग में लड़ रहे दो लोग। रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? काय ने मुस्कान दी। सिर्फ हम दो से गैंग नहीं बनती, हमें लोग चाहिए, और इससे बेहतर जगह कहां मिलेगी? अब गैरी समझ गया कि बैग में एक्स्ट्रा कपड़े क्यों थे। काय नए रिक्रूट्स को यही यूनिफॉर्म देने वाला था। गैरी ने सेंटर की फाइट पर नजर डाली, अंदाजा लगाने के लिए कि स्किल लेवल कैसा होगा। दोनों लगभग उसी की उम्र के, कोई 16 या 15 के आसपास। एक काला लड़का था, छोटे स्पाइकी सुनहरे बाल, स्लीवलेस शर्ट, अच्छे से दिखती मांसपेशियां और कंधों पर कुछ पुराने स्कार्स। उसका ओपोनेंट उससे लगभग 2 गुना बड़ा था। छोटा लड़का छोटा नहीं था, दूसरा बस बहुत ही भारी था। दोनों ने पंचेस बदले। छोटे लड़के के मुक्के बड़े लड़के के पेट पर पड़े, लेकिन उसने हंसकर निकाल दिया, जैसे उसे दर्द छू भी नहीं रहा। कौन जीतेगा, इनू द वॉरियर या स्पाइक द ब्लॉब? आखिरी मौका है, अपनी बेट्स लगा लो। एक स्टूडेंट ऑड्स वाला बोर्ड उठाकर घूम रहा था, और ब्लॉब के ऑड्स फेवर में थे। बेट लगाना चाहता है? अगर मुझे सही याद है, तुझे अच्छी डाउन पेमेंट मिली थी, पर तू अपनी आदत के मुताबिक शायद पैसे लाया नहीं होगा। चाहता है मैं कुछ उधार दूं? काय ने चौड़ी मुस्कान दी। गैरी ने पंचेस बदलते देख लिए थे कि उसका अंदाजा किस की तरफ है, पर बेट लगाना उसके लिए सवाल ही नहीं था। वो यहां पैसे कमाने आया था, हारने नहीं। और खाई से उधार लेना मतलब खुद पर एक पट्टा बांध लेना। क्या यही वो तरीका है जिससे हम पैसे कमाएंगे? गैरी ने पूछा। ना, ये तो टाइम पास है। बस जानना चाहता हूं तू किसे जीतते देख रहा है। आखिर मैंने अभी तक ये नहीं परखा कि तू मेरे लिए कितना यूजफुल है। अब तक इनू की एक भी अटैक ठीक से नहीं लगी थी, और लग रहा था कि स्पाइक द ब्लॉब उसे थका कर गिरा देगा। तभी इनू ने अपना स्टैंस बदला। घुटने हल्के मुड़े, हाथ सिर के ऊपर उठे। बॉक्सिंग जैसा था, पर गैरी ने तुरंत पहचान लिया, ये बॉक्सिंग स्टैंस नहीं था। मैं जुआ नहीं खेलता, पर अगर मुझे बेट लगानी पड़े तो मैं इनू पर लगाता, गैरी ने कहा, ध्यान रखते हुए कि वो जुआ नहीं करता। लेकिन काय पहले ही सुनना बंद कर चुका था। उसने पैसों की गड्डी निकाली और चिल्लाया, ऑल ऑफ दिस ऑन इनू। कम से कम $1000 होंगे। अरे, मैंने कहा था ना कि मुझे तेरे पैसे उधार नहीं चाहिए। किसने कहा कि ये तेरे लिए है? ये मेरी अपनी बेट है। फाइट जारी रही। ब्लॉब एकदम लो स्टैंस में गया, अमेरिकन फुटबॉल जैसा, फिर धमाके की तरह दौड़ पड़ा, इतनी तेजी से पहली बार। ब्लॉब पर बेट लगाने वाले खुशी से चिल्लाए। अब तो सबको यकीन था कि वो जीतेगा, यहां तक कि स्काउट्स भी उसे नोट कर रहे थे। पर उसी पल, सही टाइम पर, इनू ने घुटना उठाकर उसके चेहरे पर मारा।
ब्लॉब की अपनी स्पीड उसके खिलाफ हो गई। उसके नाक से खून फव्वारे जैसा निकला। वो हवा में घूमता हुआ पीछे जा गिरा। इनू रुका नहीं। उसने उसकी थाई पर चढ़कर छलांग लगाई और 3 बार अपनी कोहनी उसके सिर पर दे मारी। फिर दोनों पैरों से उसके सिर को जकड़ लिया। ब्लॉब धड़ाम से गिरा। इनू ने पकड़ छोड़ी और विजेता सामने था। भीड़ पागल हो गई। हारने वाले भी खुशी से चिल्ला रहे थे। ऐसा उल्टफेर सबको पसंद आता है। इनू ने अपनी जीत की रकम ली और आराम करने गया, जबकि ब्लॉब को उठाकर ले जाया गया। सिर्फ लकी गैस था? काय बोला, अपनी जीत गिनते हुए। गेरी की नजर बिना चाहे उसके पैसों पर टिक गई। उसका स्टैंस बॉक्सिंग नहीं था, वो मुए थाई था। नीज और एल्बोज उनका मेन हथियार। एक के पास एक्सपीरियंस था, शांत था, चिंता नहीं। दूसरा बस स्ट्रीट बुली था। गैरी ने बताया। काय ने सराहना में सीटी बजाई। उसे समझ आ गया, गैरी उसकी सोच से कहीं ज्यादा केपेबल था। वो फोन निकालकर कुछ टाइप करने लगा और बिना ऊपर देखे बोला, तो आज के लिए ऑल्टर ईगो नाम सोचा है? अंडरडॉग्स अभी भी तुझे अपना असली नाम छुपाने को कहते हैं, तो कोई स्टेज नेम? अ स्टेज नेम? गैरी ने सोचा। अपने बदलाव को देखते हुए कोई वेयरवुल्फ टाइप नाम ही ठीक लगता। शायद सिल्वर फैंग। सिल्वर फैंग नहीं चलेगा, तेरे बाल ग्रीन हैं। काय ने बात काट दी मैसेज भेजते हुए। अगले ही पल अनाउंसर की आवाज गूंजी। अगला फाइटर, पहली बार रिंग में। ये अपना नाम छुपाना चाहता है, पर स्टेज पर इसे कहते हैं ग्रीन फैंग। गेरी अभी सिचुएशन समझ ही रहा था कि काय ने मुस्कुराते हुए कहा, तू पैसे कमाना चाहता था, राइट? चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर बेट लगाऊंगा और प्रॉफिट हम बांटेंगे। हमारी पहचान बनाने का सबसे सही तरीका यही है। तो अब जा और पैसे कमा कर ला, ग्रीन फैंग। काय की मुस्कान, भीड़ का शोर और गैरी का दिल धड़धड़ाता हुआ। खेल अब शुरू होने वाला था। गैरी कुछ कहकर इस लड़ाई में हिस्सा लेने से पहले मना भी नहीं कर पाया था कि भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया और काय ने पीठ पर जोर का धक्का देकर उसे सीधे रिंग के बीचों बीच पहुंचा दिया। अब हाई स्कूल के सैकड़ों छात्र उसे हर तरफ से देख रहे थे, जैसे उसकी आत्मा तक झांक कर पता लगाना चाहते हो कि वह कैसा लड़ाका है। क्या काय के साथ आना गलती थी? गैरी मन ही मन बुदबुदाया। ऑल्टर्ड फाइट्स का शौकीन होने के नाते उसने हमेशा सोचा था कि कभी स्टेज पर खड़ा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पहला मौका किसी अंडरग्राउंड फाइट क्लब में मिलेगा। दर्शक उसे देखकर खास प्रभावित नहीं थे। उसकी ऊंचाई औसत, बॉडी दुबली पतली, और आज वह पहली बार जिम गया था, तो दिखाने लायक कोई मसल्स भी नहीं थे। पिछले फाइटर्स की तुलना में वह साफ कमजोर लग रहा था। योर हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग। साला काय, कम से कम बता तो देता। इतने लोगों के सामने मैं ज्यादा ताकत नहीं दिखा सकता। गैरी का दिल तेज धड़क रहा था। उसका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में जा चुका था और फिलहाल वह फ्लाइट वाला विकल्प चुनना चाहता था। लेकिन खाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। और अब मिलिए उसके प्रतिद्वंद्वी से, जिसके पास है 15 फाइट्स का तजुर्बा, 10 जीत। आपके सामने है बेर! अनाउंसर की आवाज गूंजी और दूसरी तरफ से एक भारी भरकम गंजा युवक एंट्री करता हुआ आया। ऊपर से कुछ पहना नहीं था, नीचे सामान्य पैंट्स और हाथों में मोटे ग्लव्स। अरे, ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स की फाइट है ना? मेरा ओपोनेंट तो पूरा मिडिल एज्ड आदमी लग रहा है। गैरी घबराकर चिल्लाया और उसे तब एहसास हुआ कि उसने ये इतनी जोर से बोला है कि सभी ने सुन लिया। बिली ने भी। तुम्हारा ओपोनेंट सिर्फ 19 साल का है, बस कई बार फेल हुआ है। अनाउंसर ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, अब मुझे किशोर समझकर पीटने में मजा आएगा। बिली ने मुट्ठी चटकाते हुए कहा। उसके माथे की नस तक फूली हुई थी। दोनों फाइटर्स तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, अनाउंसर बोला। और उसी वक्त गैरी की स्क्रीन चमक उठी। विन योर डेब्यू फाइट। तुम्हारा अपोनेंट खून का प्यासा है, जीतने के लिए जो करना पड़े करो। रिवॉर्ड 50 एक्सप। क्वेस्ट का मैसेज गैरी को और डराने लगा। सामने बिली पूरी रफ्तार से उसके तरफ भागते हुए आया, दाहिने हाथ का जंगली सा पंच फेंकते हुए। गैरी की आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। उसे बिली के हाथ की हर झुर्री तक दिख रही थी। इंस्टिंक्ट एक्टिवेटेड। गैरी नीचे झुका, हमला बचाया, और काउंटर करने के बजाय वह बिली से दूर भागने लगा। अपनी फाइट जीतने के बाद इनू काउंटर पर बैठकर बियर पी रहा था। जीतने का उसका ये छोटा सा प्रिविलेज था। कई लोग उसके पास आए, उसे अपने अपने गैंग में शामिल होने को कहने, क्योंकि ऐसा स्किल्ड लड़ाका लोनर बहुत कम मिलता था। इन्नू ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कोई ऑफर उसे पसंद नहीं आया। काय ने जानबूझकर इंतजार किया कि बाकी लोग हट जाए।
फिर वह काउंटर पर एक महंगी सी कॉकटेल लेकर आराम से टिक गया। वह पहले गैरी की फाइट देख रहा था, जहां ग्रीन फैंग लगातार बिली के जंगली पंचों को बचा तो रहा था, लेकिन उसके काउंटर उस मोटे पेट पर लगकर बेअसर जा रहे थे। तो इनु, क्या तुम बैटिंग करने वाले आदमी हो? खाई ने आखिरकार पूछा। इनु ने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। उसने नोट किया कि खाई वही रंग पहने था जो रिंग में मौजूद गैरी ने पहन रखे थे। यह अजीब था, क्योंकि खाई दिखने में तो एक प्रिटी बॉय जैसा था, लेकिन उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे वह खुद भी फाइटिंग का शौकीन हो। उसके कपड़ों के नीचे भी मसल्स दिख रहे थे। उसे देखकर लगता था कि वह लड़ाई से भागने वाले नहीं है, बल्कि तलाशने वाले इंसानों में से है। लेकिन उससे भी ज्यादा इन्नु ने जो चीज नोटिस की, वह थी उसकी पैसे की खुशबू। उसके जूते, घड़ी, सब ब्रांडेड। अगर मैं बेटिंग मैन नहीं होता तो यहां आता क्यों? इन्नु बोला। मैं तो हर फाइट में अपनी जान दांव पर लगाता हूं। अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी पिछली फाइट ने ही मुझे अच्छी कमाई करवा दी। काय ने मुस्कुराकर पूरे नोटों का एक मोटा बंडल हवा में उछाला। इन्नु की आंखें चौड़ी हो गई। वह रकम वाकई बड़ी लग रही थी। तुमने बाकी ऑफर्स ठुकरा दिए, तो चलो एक शर्त लगा लेते हैं। अभी मैं जाकर ग्रीन फैंग की जीत पर यही सारा पैसा लगा देता हूं। अगर मैं जीता तो तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओगे, और जीते हुए पैसों का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। इसे ज्वाइनिंग का छोटा सा एडवांस पेमेंट समझ लो। काय ने थोड़ी देर रुककर मुस्कुराया। और अगर वो हार गया, तो यहां जो पैसा तुम देख रहे हो, सारा तुम्हारा। इनु पहले भी कई अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा ले चुका था। वह ऐसे कई इवेंट्स में जा चुका था जहां हर बार अपनी स्किल्स दिखाने के बाद लोग उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देते थे। लेकिन यह पहली बार था जब वह इस साइज के इवेंट में आया था। उसे लगता था कि शायद आज वह सचमुच किसी गैंग से जुड़ने का फैसला करेगा। उसके लिए यह एक सीढ़ी जैसा था। छोटे गैंग आगे चलकर बड़े गैंग्स के लिए काम करते हैं, और अगर वह यहां स्टैंड आउट करता है तो शायद उसे सीधे ही ऊपर पहुंचने का मौका मिल जाए। लेकिन जाने क्यों, जब उसने इस ब्लॉन्ड लड़के कै को बोलते सुना, उसकी कॉन्फिडेंस बाकी सबसे अलग थी। उसी कॉन्फिडेंस ने इनु को उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक कर दिया। इनु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ये रिस्क कम और फायदा ही फायदा वाला डील ज्यादा था। चाहे कुछ भी हो, उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। लेकिन इस शर्त ने उसका दिलचस्पी जगाने का काम जरूर किया। अचानक उसने अपनी पूरी अटेंशन वापस चल रही फाइट पर लगाया। इन्होंने महसूस किया कि ग्रीन फैंग गैरी बिली की हर हरकत बड़ी आसानी से पढ़ ले रहा है, लेकिन उसकी पंचिंग और किकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे लगे कि वह एक ट्रेन्ड फाइटर है। और इन दोनों के बीच एक और साफ फर्क था, वेट क्लास। बिली का वजन गैरी से इतना ज्यादा था कि कुछ साधारण हिट से कुछ होने वाला नहीं था। गैरी की कुछ किक्स और पंचेस बिली के पेट पर लगे जरूर, लेकिन वो बस बाउंस होकर वापस जैसे लौट आते। अगर गैरी ने बिली को थका भी दिया, तो भी इस अरीना में एक और नियम था जो ऐसे चालाक फाइटर्स के खिलाफ ही बनाया गया था। अगर फाइट लंबी चलती, तो क्राउड खुद एक कदम आगे बढ़कर अरीना को छोटा कर देता। धीरे धीरे डॉज करने की जगह कम होती जाती, और आखिर में गैरी फंस ही जाता। और अगर बिली के कुछ पंच लग गए, फाइट खत्म। फ्री पैसे को कौन मना करेगा? इनू ने हंसते हुए कहा, हाथ आगे बढ़ाया। काय ने उसे हाई फाइव की तरह थपथपाकर डील पक्की कर दी। इनू को यकीन था कि हारने का चांस कम है, लेकिन अगर गैरी हार भी गया तो भी काय ने जो मोटी गड्डी दिखाई थी, वह ऐसे लड़के के साथ रहना बुरा नहीं था। ऊपर से खाई की आंखों में एक अजीब सी समझ और प्लानिंग झलक रही थी। अब सब कुछ तुम पर है ग्रीन फैंग, खाई ने सोचा, और बैटिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया। फाइट के बीच गैरी को एक नया एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी एनर्जी वैल्यू 2 पॉइंट कम हो चुकी है। सिस्टम ने उसे बताया था कि एनर्जी का इस्तेमाल उसकी एचपी को आइडल होने पर हील करने के लिए होता है, और मीट से वह एनर्जी रिफिल कर सकता है। गैरी का मानना था कि एनर्जी शायद स्टेमिना जैसा कुछ होगा, लेकिन इतना दौड़ने और इधर-उधर बचने के बाद भी उसे बिल्कुल एग्जॉशन महसूस नहीं हो रही थी। बिली को देखो, उसका हाल तो बुरा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, सांसें भारी, और हर स्विंगिंग आर्म धीमी होती जा रही थी। क्या मुझे बस इसके थकने का इंतजार करना चाहिए? गैरी ने सोचा। तभी एक बजर सा आवाज गूंजा। एक पल में क्राउड ने एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाया। अरीना छोटा हो गया। गैरी को नियम नहीं मालूम थे, लेकिन इतना समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। उसकी कंफ्यूजन का मौका देखते ही बिली चिपट पड़ा, इस बार ग्रैब करने के लिए। गैरी के पास पीछे हटने की जगह नहीं थी।
तो उसने वही किया जो उसके दिमाग में आया। कुछ ऐसे करना होगा, है ना? गैरी उछलकर बिली की तरफ गया और अपना दायां घुटना उसके चेहरे की तरफ फेंका। बिली का सिर थोड़ा झुका था और गैरी का नी सीधा उसकी नाक पर लगा। बाहर से देखने पर यह मूव बिल्कुल वही लगा जो इनू ने अपनी फाइट में किया था। बार काउंटर पर खड़ा इनू अपना बियर लगभग उगल देता। उसे समझ नहीं आया कि ग्रीन फैंग ने उसकी मूव पहली बार देखकर कैसे इतनी साफ कॉपी कर दी। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी का असर दिखाई दिया। गैरी को लगा था कि यह नी स्ट्राइक काफी है, लेकिन बिली इतना आसान नहीं था। उसकी नाक टूटने की आवाज आई जरूर, लेकिन गुस्से में भरा बिली तुरंत संभला और अपना भारी राइट हुक गैरी पर दे मारा। गैरी को एकाएक लगा कि जैसे कुछ टूट गया हो। वह जमीन पर लुढ़क गया, अपने बाएं साइड को पकड़े हुए। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। क्या इस मोटे ने ग्लव्स के अंदर कोई स्लेज हैमर छुपा रखी है? यू हैव बिन इन्फ्लिक्टेड विद अ ग्रेव इंजरी। Your left rib cage has been broken. Energy points will be used to perform emergency healing. 88 over 100 energy. मैसेज आते ही गैरी ने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ ड्रेन हो रहा है एनर्जी, और साथ ही उसके अंदर एक ठंडक सी फैलने लगी। कुछ सांसें लेते ही दर्द गायब, एकदम गायब। वह बिना किसी चोट की तरह उठ सकता था, लेकिन उसकी एचपी उसे कुछ और ही बता रही थी। इंजरी टेक्निकली हुई थी। वाओ! गैरी ने अपने साइड को हल्का सा दबाया। कोई दर्द नहीं, मैं हील हो गया, और इतनी जल्दी। यही है वेयरवुल्फ का पावर। गैरी की हालत देखने लायक थी। उसने अभी अभी एक जोरदार चोट खाई थी, फिर भी वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे बस किसी ने हल्की सी ठोकर मार दी हो। भीड़ की आंखें फटी रह गई, लेकिन बिली का शॉक कई गुना ज्यादा था। उसे बखूबी पता था कि उसके पंच में कितनी ताकत होती है। बिली का वजन ग्रीन फैंग से कम 2 गुना है। इन्होंने पास खड़े होकर शांति से सोचा। और अनलाइक एक रुकी, बिली को लड़ना आता है। उसने हल्के में तो मार ही नहीं सकता, ऊपर से उसने ग्लव्स क्यों पहने हैं? इसका कोई कारण जरूर है। इनू को पूरा भरोसा था कि बिली इस मैच में क्लियर फेवरेट है। गैरी अभी तक डॉज और इवेड करके बचता रहा था, लेकिन इस अरीना के रूल्स वेटरन फाइटर्स के पक्ष में ही बने थे। बिली का एक सही हिट ही जीत तय करने के लिए काफी था। बॉक्सिंग में कहते हैं ना, पंचर्स चांस हमेशा रहता है, खाई ने एक स्माइल के साथ कहा। देखने में रिलैक्स्ड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके रखे हुए कॉकटेल ग्लास में हेयरलाइन क्रैक्स बन रहे थे। गैरी खुद भी हैरान था। उसका शरीर जितना सह रहा था, वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए असंभव था। लेकिन वह सबसे पहले यह भी समझ गया कि इतनी रेजिलियंस का मतलब अलग था। इसका मतलब था कि उसे पंचिंग बैग की तरह और देर तक सहना पड़ेगा। बिली भी यह बात समझ गया। अगर ग्रीन फैंग ने पिछली ओपनिंग का फायदा नहीं उठाया, इसका मतलब वह पलटकर कुछ बड़ा करने की ताकत अभी भी नहीं रखता। और अगर वह बस इधर उधर भाग रहा है, तो क्लियरली यह लड़का जीतने की हालत में नहीं। इस बार बिली ने ग्रीन फैंग के सिर की ओर एक और तेज पंच फेंका। खतरा महसूस करते ही गैरी ने हाथ ऊपर करके ब्लॉक किया, पर उसी पल उसके बाएं साइड में फिर एक तेज जलती हुई दर्द की लहर उठी। मैच के बीच में आंखें बंद कर रहा है? तू वाकई एक ग्रीन हॉर्न है। You have been inflicted with a grave injury, 20 HP, 63 over 100 HP. Your left rib cage has been broken. Energy points will be used to perform emergency healing. 15. Energy 73 over 100 energy. Gary जवाब भी नहीं दे पाया। दर्द उसके जिस्म में चाकू की तरह घूम रहा था। बिली ने जानबूझकर उसी इंजर्ड साइड पर मारा था। अगर गैरी के पास ये नई हीलिंग फैक्टर न होती, तो वह हफ्तों तक उठ भी न पाता। आई नीड मोर पावर। इस ब्लॉब के खिलाफ कुछ करने के लिए मुझे और ताकत चाहिए। गैरी ने खुद को समझाया, लेकिन हार्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, वरना। वो जानता था कि लगभग 100 से 120 बीपीएम पर उसकी ताकत बढ़ने लगती है, लेकिन समवेयर बिटवीन 130 और 150 बीपीएम वह ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कंट्रोल खो देता है। बिली के पंचेस, लगातार डॉज करने का प्रेशर और दूसरा अलार्म बजते ही क्राउड का फिर अंदर आना, अरीना और छोटा होना, ये सब गैरी के लिए परफेक्ट ट्रिगर बन गए। 100 बीपीएम, 103 बीपीएम, 107 बीपीएम। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, बहुत स्लो था। अगर उसके पास जल्दी बूस्ट नहीं आया, तो मैच खत्म। एनर्जी एचपी हील नहीं कर रही थी, और गैरी सोचना भी नहीं चाहता था कि एनर्जी जीरो होने पर क्या होगा। वह सुबह की बात सोचने लगा। उसने अपना पावर बूस्ट कैसे पाया था? शिन, वह लड़की आज भी क्राउड में होगी, यही सोचते हुए।
111 BPM, 118 BPM, 125 BPM. Your strength is increasing. Strength बढ़ते ही गैरी ने बिली का अगला पंच नहीं किया। इस बार उसने भी अपनी पूरी ताकत से घूंसा फेंका। दोनों की मुट्ठियां हवा में टकराईं। भीड़ से कान फाड़ देने वाली चीखें निकलीं। सभी को लगा गैरी का हाथ चूर हो गया होगा, और वह गलत भी नहीं थे। गैरी को महसूस हो रहा जैसे उसकी नकल्स टूट गई हो, लेकिन उनकी टूट फूट उतनी गंभीर नहीं थी कि एनर्जी से ऑटो हील मिल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार ग्रीन फैंग को बिली बस्टर ने पीछे नहीं धकेला। अनाउंसर की आवाज पूरे अंडरग्राउंड हॉल में गूंज उठी। क्या हमारा अंडरडॉग वापसी कर रहा है? भीड़ पागल हो उठी। अब यह सच में फाइट लग रही थी, टैग गेम नहीं। गैरी क्राउड की चिल्लाहट से बेखबर था। उसका हाथ तड़प रहा था और वह मन ही मन सिस्टम को गालियां दे रहा था। उम्मीद करता हूं कि रिब्स की तरह हैंड भी हील हो जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर भी एक अच्छी बात हुई, बिली उससे भी ज्यादा दर्द में था। गैरी ने बिली का सीक्रेट हथियार मेटल प्लेटिंग तोड़ दिया था। इस तरह की चीटिंग अरीना में अलाउड थी, लेकिन क्राउड को फेयर फाइट चाहिए होता है। ऐसी चीजें पहनना सीधा मैसेज था, मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं। यह कैसे हुआ? बिली स्टन था। इस ब्रोकली हेड की पंच अचानक इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? क्या वह पहले प्रिटेंड कर रहा था कि वह वीक है? लेकिन नहीं, वह साफ साफ ग्रीन हॉर्न है। फिर कैसे? ग्रीन फैंग अचानक किसी और में बदल गया लगता था। उसकी आंखें बिली पर स्थिर थी और बिली को रीढ़ में ठंडक उतरती महसूस हुई। आज रात आसमान साफ था। आधी रात गुजर चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी अरीना पर गिर रही थी। गैरी इससे अनजान था। वह बस इंस्टिंक्ट पर चल रहा था। आई नीड टू काम डाउन। लेकिन दर्द, एड्रेनलिन और शिन की याद, तीनों ने उसकी हार्ट बीट उसकी लिमिट से ऊपर धकी। 150 बीपीएम, 155 बीपीएम, 160 बीपीएम। मेरे साथ क्या हो रहा है? गैरी को महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी समझ पर से उसका नियंत्रण छिनता जा रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, सामने खड़े इंसान को किसी तरह खत्म करना। वह दर्द को नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर दौड़ पड़ा। गैरी बस यही उम्मीद कर रहा था कि अगर वह लड़ाई को जल्दी खत्म कर दे और एरिना से बाहर निकल जाए, तो शायद खुद को शांत कर सके, या फिर कम से कम लोगों से इतनी दूर निकल सके कि किसी को नुकसान न पहुंचा बैठे। बिली, जो अब तक डर के मारे हिल भी नहीं पाया था, अचानक होश में आया। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि गैरी की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब होगी, खासकर उसके हाथ से ब्रास नकल से टकराने के बाद। तभी उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी हवा में छलांग लगाता हुआ उसकी ओर आ रहा है, अपने हाथों को पीछे किए हुए। पहली बार गैरी हमला करने वाला बना था। उसने बिली को हैरान करते हुए अपने पैरों को उसकी बगलियों के बीच फंसा दिया और हाथों को उसके गर्दन के पीछे लपेट लिया। बिली ने डीले से गैरी के बाल पकड़कर उसे आगे खींचा, जिससे गैरी की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन मुक्त होने के लिए यह काफी नहीं था। इसका फायदा उठाकर बिली ने ग्रीन फैंग के सिर पर घूंसा जड़ दिया। पहला घूंसा लगते ही गैरी जैसे काबू खो बैठा। उसने बिली के दाहिने कंधे में अपने दांत गड़ा दिए। उसकी शक्तिशाली जबड़ों ने आसानी से मोटी त्वचा को भेद दिया। बिली दर्द से चीख उठा और बस अपने पागल प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने की चाह में उसने तुरंत गैरी को छोड़ दिया। गैरी ने भी उसे छोड़ा और जमीन पर उतर गया। बिली लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, धड़कते हुए घाव को थामते हुए, लेकिन दुर्भाग्य से गैरी अभी भी रुका नहीं था। वह फिर से हवा में कूदा और इस बार एक जोरदार ड्रॉप किक सीधे बिली के सिर पर मारी। बिली का सिर एक तरफ छटका और उसका पूरा भारी शरीर उसी दिशा में धड़ाम से गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरते ही हल्का सा कंपन हुआ, जिसे आगे बैठे लोग महसूस कर सकते थे। गैरी अब बस बिली को खत्म कर देना चाहता था। वह उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी बाहों को अपने घुटनों के नीचे दबाकर खुले हाथों से उसके चेहरे पर लगातार वार करने लगा, ऐसे मानो वह उसे अपने पंजों से नोच रहा हो। गैरी, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। लड़ाई खत्म हो चुकी है, काय ने बाहर से चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। उसने बहुत से लड़ाकों को फाइटर्स हाई में जाते देखा था, लेकिन गैरी में कुछ और ही हो रहा था। ओए अनाउंसर, तुम्हारी आंखें क्या सिर्फ शोपीस हैं? कोई भी नौसिखिया बता सकता है कि बिली बस्टर बेहोश हो चुका है। रिजल्ट अनाउंस करो। इनू और बाकी सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक दुबला पतला दिखने वाला लड़का इतनी ताकत और इतनी जंगली हिंसकता कैसे दिखा सकता है? अंत में तो उसका लड़ाई करने का तरीका किसी जानवर जैसा लग रहा था। एक कोने में घिरा हुआ जानवर,
जो अब खुद की परवाह किए बिना पागलों की तरह लड़ रहा हो। सौभाग्य से खाई की बात गैरी तक पहुंच गई। वह अचानक रुक गया और उसकी नजर खाई की दिशा में गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे टूट चुका है, जैसे वह अभी वहीं गिर पड़ेगा। यस, जैसा कि आपने सुना, बिली बस्टर बेहोश हो चुके हैं। हमारे नए फाइटर के लिए जोरदार तालियां! अनाउंसर ने घोषणा की। जैसे ही उसने यह कहा, गैरी के सामने सिस्टम स्क्रीन उभर आई। क्वेस्ट रिवॉर्ड 50 एक्सप। Congratulations, you have reached now level 2. A new skill has been unlocked. A stat point has been granted. गैरी नई स्किल को देखना चाहता था, लेकिन सच तो यह था कि उसे लग रहा था कि वह कभी भी बेहोश हो जाएगा। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि उसने खाई को अपनी ओर आते देखा, जिसने हाथ बढ़ाया हुआ था। यू डिड वेल, ग्रीन फैंग। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं, काय ने कहा। गैरी ने उसका हाथ थाम लिया और खाई उसे कंधे पर डालकर बाहर ले गया। रास्ते में कई लोग उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि खाई को रोक सके। जाते जाते उसने इनु की ओर मुड़कर कहा, रिमेंबर आवर डील। मैं तुम्हें कल कहाँ और कब मिलना है इसकी जानकारी दूंगा। बट हाउ विल आई कॉन्टेक्ट यू? इनु ने उत्साहित होकर पूछा। चेक आउट योर न्यू यूनिफॉर्म। इनु ने बैग में झांका। उसमें एक यूनिफॉर्म थी और उसके नीचे एक पुराना बर्नर फोन, फिजिकल बटन वाला। उसमें खाई का नंबर पहले से सेव था। लुक्स लाइक आई फाउंड माई गैंग, इनु ने सोचा। कुछ ही देर बाद जब खाई और गैरी निकल चुके थे, तभी इनु को याद आया, उसे अपना पैसा तो मिला ही नहीं। बिली को हिलने डुलने से पहले ही मेडिकल एरिया ले जाया गया था। करीब आधे घंटे बाद उसे होश आया। उसे आखिरी बात बस याद थी, ग्रीन फैंग ने उसे काटा था। उसके बाद क्या हुआ, उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक बात पक्की थी, वह उस पागल इंसान से फिर कभी नहीं लड़ेगा। मेडिकल स्टाफ ज्यादातर यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो मेडिसिन पढ़ रहे थे। वे आम चोटों का इलाज कर सकते थे। बिली की टूटी हुई नाक का इलाज करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। उसे बताया गया कि वह लगभग ठीक है। उनकी सबसे बड़ी चिंता उसके कंधे के दांतों के निशान को लेकर थी। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू डिसइंफेक्ट इट, बट अगर यह कल भी दर्द करे या जले तो बेहतर होगा कि अस्पताल में चेक करवा लेना। उस इंचार्ज, जो कि एक ग्रेजुएट था और अपने माता पिता की क्लिनिक में मदद करता था, ने सलाह दी। बिली खड़ा हुआ तो उसे सब सामान्य लगा, सिवाय कंधे के घाव के जो अब भी धड़क रहा था। मैं ये कैसे समझाऊं कि मुझे इंसान ने काटा है? उसने सोचा। कुछ देर बाद गैरी खुद से चलने लायक महसूस करने लगा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि खाई को यह बात कैसे बताए। उसका सीनियर अब भी उसे अपने कंधे पर उठाए हुए था और गैरी इतनी जल्दी ठीक हो जाए, यह बात किसी को भी अजीब लगेगी। ऐसी लड़ाई के बाद तो किसी को हफ्तों लग जाते। कोई उपाय न सूझने पर गैरी ने थके हुए फाइटर की एक्टिंग जारी रखी। मुझे सच में इस पावर को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही मेरी हार्ट रेट बढ़ती है, पूरा शरीर बदल जाता है और उसके बाद इतनी बुरी गिरावट आती है। गैरी जिस गिरावट की बात कर रहा था, वह उसकी एनर्जी वैल्यू थी, जो धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। आज उसने हीलिंग में भी काफी एनर्जी पॉइंट्स खर्च किए थे, जिससे वह और थक गया था। आखिरकार खाई उसे लेकर स्कूल पहुंच गया। तुम अकेले वापस जा पाओगे? खाई ने पूछा। देख रहा हूं तुम काफी ठीक चल रहे हो। गैरी को एहसास ही नहीं हुआ था कि स्कूल के करीब आते ही खाई ने उसे सहारा देना छोड़ दिया था और वह पूरी तरह ठीक खड़ा था, यानी उसकी एक्टिंग पकड़ी जा चुकी थी। ए, हाँ, मैं ठीक हूं, शर्माते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन देर होने की वजह से खाई ने शायद देखा नहीं, या यूं कहें, उसने देखने का नाटक नहीं किया। गुड, खाई ने कहा और एक नोटों की गड्डी गैरी के हाथ में रख दी। आज की लड़ाई के 500। गैरी ने संख्या दोहराई और फिर पैसे गिनकर देखा कि कहीं यह मजाक तो नहीं। कुछ दिन पहले उसे 500 मिले थे, वह भी दुनिया का सबसे खतरनाक काम करने पर, और आज बस एक लड़ाई के बदले वही रकम। ये सब मैंने लड़ाई करके कमाया? गैरी ने डिसबिलीफ में पूछा। उसे हैरानी हो रही थी कि उसने ट्रांसपोर्टर की नौकरी करके अपनी जान क्यों जोखिम में डाली थी, जब वह फाइटिंग कर सकता था। अरे पागल, सिस्टम मिलने से पहले तुम हर लड़ाई हार जाते। उसके अंदर की समझदार आवाज बोली। पूरी तरह से नहीं, खाई बोला। ये लो लेवल इवेंट था। आमतौर तुम्हें 100 से 200 के बीच मिलते। तुम्हारे मैच पर लोगों ने ज्यादा दाम लगाया और न्यूकमर्स के ऑड्स खराब होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मिला। ज्यादातर पैसा तो मैंने खुद तुम्हारे नाम पर दाम लगाकर ही कमाया है।
ये सोचकर कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, बस मिनिमम देना अजीब लगता। आज के बाकी अर्निंग्स गैंग फंड्स में जाएंगे। इसे मैं फ्यूचर के लिए जमा करूंगा या गैंग को एक्सपैंड करने के लिए। जब हमारी गैंग बड़ी हो जाएगी, तुम उसे अपनी मर्जी से यूज कर पाओगे। इतना पैसा मैं यूज करूं? गैरी का दिमाग ओवरलोड हो चुका था। वह तो आज सिर्फ थोड़े पैसे कमाने निकला था, पर खाई तो कोई ग्रैंड योजना लेकर बैठा था। Why not? हाँ, फ्यूचर में अपने लिeutenant से डिस्कस करना, लेकिन लीडर तुम रहोगे। तुम्हारा फैसला ही कानून होगा। लीडर? ये कब डिसाइड हुआ? तुमने कहा था गैंग बनाएंगे, पर लीडर मैं होऊंगा। ये पहली बार सुन रहा हूं। ये तुम्हारी गैंग है। गैरी चौंक गया। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। एक गैंग को एक खास तरह का लीडर चाहिए होता है, और वो तुम हो। मैं दिमाग रहूंगा। मुझे स्पॉटलाइट कभी पसंद नहीं रही। गैरी को यह बात जम नहीं रही थी। स्कूल में काय का पूरा रूप रंग ही लुक एट मी चिल्लाता रहता था। काय ने उसकी झिझक देखकर चुटकी ली। क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस है मिस्टर लॉयल डॉग? बस हमें रिप्रेजेंट करना। बाकी तुम्हारी ताकत का काम है। नहीं तो लोग तुम्हें रैबिट डॉग बुलाने लगेंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। गैरी का दिन इतना क्रेजी रहा था कि दिमाग सब अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था। एक घटना दूसरी में बदलती जा रही थी। वह बस इस सिस्टम को समझना चाहता था। लेवल 2 एक्सपी 200 पहले उसके पास 70 एक्सपी थे और उसे 30 चाहिए थे। बिली को हराने पर उसे 50 मिले। टोटल 120 हो गए, और लेवल अप होते ही बाकी नीचे कैरी हो गया। अच्छा है एक्सप कैरी होता है। बस क्वेस्ट्स रैंडम आते हैं, सिवाय वर्कआउट और खाने वाले डेली क्वेस्ट्स के। लेवल अप के साथ उसने एक स्टैट पॉइंट भी पाया था। अ स्टैट पॉइंट कैन बी यूज्ड हेल्थ या एनर्जी में लगाने से 10 पॉइंट मिलते हैं। मेरे स्टैट्स क्या हैं? सोचते ही स्क्रीन खुली। स्ट्रेंथ 4, डेक्सटेरिटी 3, एंड्योरेंस 8। गैरी को झटका लगा। मुझे पता था मैं कमजोर हूं, लेकिन इतना? उसके माइंड ने स्टैट्स को एनालाइज किया। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, डेक्सटेरिटी मतलब स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस। वह स्लो था, सो मेक्स सेंस। एंड्योरेंस यानी बीटिंग झेलने की क्षमता, जो सबसे ज्यादा थी। शायद ये मेरी उस बदसूरत चीज में बदलने से जुड़ा है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। अब गैरी सोच रहा था कि स्टैट पॉइंट कहां लगाए। उसकी पहली सोच डेक्सटेरिटी थी। अंडरग्राउंड फाइट्स के लिए स्पीड जरूरी थी। लेकिन फिर उसका दिमाग रग्बी मैच की याद में शिन की ओर भटक गया। बेवकूफ मत बन, किसी लड़की के लिए जान खतरे में मत डाल। योर एनर्जी हैज नाउ इंक्रीज टू अ मैक्सिमम ऑफ 110। आखिर में उसने एनर्जी बढ़ाने का फैसला किया। स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी शायद जिम से खुद भी बढ़ जाए, लेकिन एनर्जी या हेल्थ नेचुरली कैसे बढ़ेगी? एनर्जी उसकी लड़ाई, हीलिंग दोनों के लिए सबसे जरूरी थी। उसके लिए यह परफेक्ट चॉइस थी। फिर उसकी नजर नए स्किल पर गई। करंट लिस्ट ऑफ स्किल्स। मार्क 05। चार्जिंग हार्ट जब एक्टिवेट किया जाए, हार्ट रेट 150 बीपीएम तक बढ़ जाएगी। 10 एनर्जी लगेगी। 150 बीपीएम से ऊपर होने पर सभी फिजिकल स्टैट्स डबल हो जाएंगे। क्या स्टैट्स तब भी डबल होंगे अगर हार्ट रेट खुद बढ़ जाए? शायद इसलिए लड़ाई में अचानक ताकत बढ़ गई थी। काश कोई स्किल हार्ट रेट कम करने वाली भी मिल जाए। सभी मैसेजेस पढ़ने के बाद वह घर की तरफ निकला। पैसों को देखते गिनते उसके कदम थे गए। अगर यह आमदनी चलती रही तो वह अपने परिवार की मदद कर सकता था। रास्ते में उसने एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ रॉस्टॉस खरीदी और उसे पता था कि इसे रिप्लेनिश करने के लिए उसे खाना होगा। इस बार वो आसानी से रोमांस खा गया। उसे खुद पता नहीं चला कि उसका शरीर कितनी डेस्परेटली उस भोजन का इंतजार कर रहा था। डेली क्वेस्ट कंप्लीट लगभग 1 बजे क्वेस्ट पूरा हुआ था। लगता है आगे और तरीके ढूंढने होंगे एक्सपी कमाने के। फिलहाल घर चलना बेहतर है। वह रात की खाली सड़कों पर दौड़ता हुआ अपने बिस्तर तक पहुंच गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही टॉम घबराया हुआ था। उसके पास अपनी सिल्वर पेंडेंट भी था और चॉकलेट वाली बैग भी। गैरी, मुझे उम्मीद है कि मेरी शंका गलत हो। कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा हुआ रॉ मीट खाने के बाद गैरी की एनर्जी बार तेजी से भरने लगी, और घर में चुपके से घुसते घुसते वह फिर से पूरी तरह फिट महसूस कर रहा था, जैसे वह रात की कोई पागल एडवेंचर पर गया ही ना हो। करीब 5 घंटे की नींद के बाद गैरी पूरी तरह नॉर्मल होकर उठा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या रॉ प्रोटीन उसकी बॉडी के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक जैसा काम कर रहा है, या सिस्टम की वजह से उसकी स्लीप की जरूरत कम हो गई थी। पर सच तो यह था कि वह खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। आई फील सो अलाइव। घर में बाकी सब अभी सो रहे थे। उसकी माँ और एमी भी नहीं उठी थी। वह बस थैंकफुल था कि उसकी सिस्टर सब कुछ छुपाए हुए है।
गैरी को यकीन था कि एमी को अभी तक नहीं पता कि वह रात में क्या कर रहा है, लेकिन एक ही कमरे में सोने की वजह से यह छुपाना असंभव था कि वह रात को गायब हुआ था। पक्का बाद में मुझसे कोई बड़ी फेवर लेगी। उसने एक नोट लिखकर एमी के पास छोड़ दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि वह वापस आ गया है। इतनी सुबह उठना एक ब्लेसिंग साबित हुआ, खासकर जब उसकी टेस्ट बदल चुकी थी। कन्वीनियंस स्टोर की ट्रिप में गैरी ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, घर के लिए भी काफी सारा मीट खरीद लिया था। डेम फैमिली का फ्रिज हफ्तों बाद इतना भरा हुआ लग रहा था। अगर मम ने पूछा तो कह दूंगा कि किसी लोकल स्टोर वाले ने गिफ्ट दिया है। उसने ट्रांसपोर्टर वाली नौकरी के दौरान पहले भी ऐसा झूठ बोलकर समझा दिया था। उसकी एकमात्र कोशिश यही थी कि मां का बोझ हल्का हो सके। घर से निकलते वक्त उसकी नजर किचन काउंटर पर रखे बिल्स के ढेर पर पड़ी। ऐसी 10 बार की रातें और हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इतना पैसा आता कहां से है, ये मां को कैसे समझाऊं। किसी 16 साल के बच्चे को इतना पैसा देने वाली कोई लीगल नौकरी होती नहीं। और गैरी एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट भी नहीं था। उसका झूठ उसकी मां तुरंत पकड़ लेती थी, और कन्वीनियंस स्टोर के मुफ्त सामान वाले झूठ पर भी वह पहले कई बार शक जता चुकी थी। मुझे खाई से पूछना पड़ेगा, उसे कुछ न कुछ तरीका जरूर पता होगा। सुबह के इस समय सड़कें लगभग खाली थी, फिर भी गैरी ने अपना हुड ऊपर किया हुआ था। उसे डर था कि किसी भी मोड़ पर डेमियन और अंडरडॉग्स उसके सामने आ सकते हैं। वह अपना फोन खोलने से भी डर रहा था। असल में वह आज स्कूल के बाद नया फोन लेने वाला था, और ये वाला नदी में फेंक कर या जंगल में कहीं गाड़ कर खत्म कर देने का प्लान बना रहा था। इन्हीं विचारों में खोया वह अचानक एक लड़की को देखता है। ये तो पहचानी सी लग रही है। रुको, क्या ये वही लड़की नहीं जिसने कलर गैंग से पांगा ले लिया था उस दिन? काफी दूरी थी, लेकिन गैरी पहचान चुका था। वही लड़की जिसकी वजह से वह अनजाने में हीरो बन गया था। दोनों एक ही स्कूल में थे, यह तो उसके यूनिफॉर्म के क्रेस्ट से पता चल जाता था। लेकिन गैरी ने उसे रेस्क्यू के पहले न तब देखा था, न बाद में। जिंदगी की बाकी परेशानियों में वह उसे पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन आज उसे देखकर दिमाग घूम गया। क्या इसे पिछली बार से सबक नहीं मिला? अकेले इस रास्ते पर कैसे चल रही है? खुद ही मुसीबत बुला रही है। गैरी ने सिर हिलाया। वह चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता था, खासकर जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। वह धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा। उसे खुशी हुई कि अब तक कोई ट्रबल सामने नहीं आया था। लेकिन तभी लड़की अचानक तेजी से चलने लगी। गैरी को यह अंदाजा नहीं था कि लड़की को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है, और वह कोई गैरी ही था। देखते हैं मैं कितना पास जा सकता हूं। चार्जिंग हार्ट स्किल एक्टिवेट करते ही उसकी छाती में दर्द उठा, इतना तेज कि वह लगभग गिर ही गया। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह पूरी ताकत से स्प्रिंट कर रहा हो, जबकि वह बस खड़ा था। शुरू का शॉक गुजरते ही उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी दौड़ गई। 10 एनर्जी पॉइंट्स खर्च हो चुके थे, और उसकी हार्ट रेट 150 से ऊपर थी, यानी उसके सभी फिजिकल स्टैट्स अब डबल हो चुके थे। गैरी तेजी से चलने लगा, लेकिन वह सीधे उसके पीछे नहीं जा सकता था। उसे कोई और रास्ता चाहिए था। एक छोटे से अपार्टमेंट ब्लॉक की पीछे की गली में उसने खिड़कियों की लेजेस और दीवार की पाइप्स को देखा। पागलपन है ये? क्या मैं सच में ये करने वाला हूं? कुछ ही दिन पहले तक गैरी ऐसा लड़का था जो जरा सा भी भारी काम नहीं कर सकता था, और आज वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक की दीवार चढ़ने का प्लान बना रहा था। छलांग लगाते ही वह पहले से कहीं ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया, और किसी तरह एक लेज को पकड़ने में सफल हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां जोर लगा रही हैं। थोड़ी कोशिश के बाद उसने दूसरी बांह भी ऊपर टिकाई, लेकिन आगे बढ़ने का सिर्फ दो ही तरीका था। या तो वह अगले विंडो सिल तक छलांग लगाता, या फिर साइड वाली मेटल पाइप पर कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। पहली छलांग सफल होने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, और उसने अपने शरीर को स्विंग कर अगले स्टेप के लिए मोमेंटम बनाया। मगर अंतिम पल में उसका भरोसा डगमगा गया। शरीर का वजन आगे बढ़ चुका था, और उसके उंगलियों ने विंडो सिल छोड़ दी। ओह क्रैप! वह मेटल पाइप को पूरी तरह मिस कर चुका था, और जोर से नीचे कंक्रीट पर गिरा। दैट फ्रीकिंग हर्ट, वह धीरे धीरे उठते हुए बोला। उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था, और स्किल एक्टिव होने के कारण उसकी एनर्जी बार तेजी से गिर रही थी, सामान्य से कहीं तेज। आई गेस भले ही ये स्किल मुझे स्ट्रांग बना देती है, लेकिन इससे मैं बदल नहीं जाता।
मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसने अपनी उंगलियों को घुमाया। स्किन थोड़ा छिल गया था, बाहें भी दर्द कर रही थीं। लेकिन यह दर्द अविश्वसनीय तेजी से कम हो रहा था। लगता है मेरी करंट स्ट्रेंथ का डबल होना बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अगर मैं अपने पूरे शरीर को इंप्रूव करूं और स्टैट्स बढ़ाऊं, तब यह स्किल और भी इफेक्टिव होगी। मुझे अपने एनर्जी पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होगा। स्किल को एक्टिवेट करने में ही 10 एनर्जी पॉइंट्स लग जाते हैं, जैसे कोई एड्रेनलिन शॉट हो। लेकिन फिर खुद को हील करने के लिए कम पॉइंट्स बचते हैं। जबकि अगर मैं अपना हार्ट रेट नेचुरली इतना बढ़ाऊं, तो शुरुआत में एनर्जी खर्च नहीं होगी। लेकिन मुझे अपना हार्ट रेट कंट्रोल करने का तरीका ही नहीं आता। यही सोचते सोचते गैरी लगभग भूल ही गया था कि वह यह सब क्यों कर रहा था। वह चाहता था कि ऊपर जाकर रूफटॉप से लड़की का पीछा कर सके। एक छोटा सा फैंटेसी जो जल्दी ही टूट गया। स्किल कैंसिल करना आसान था। गैरी एली से बाहर निकला और पहले की तरह ही लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अच्छी बात यह थी कि रास्ते में कोई खतरे के साइंस नहीं दिख रहे थे। शायद सुबह बहुत जल्दी थी, या शायद आज कुछ अलग ही था। आखिरकार दोनों स्कूल पहुंच गए। यह जगह सेफ थी, इसलिए गैरी ने अपना हुड उतार दिया। लेकिन उसने लड़की को फॉलो करना नहीं छोड़ा। डैम, मैं स्टॉकर जैसा लग रहा हूं। मैं उसे बस प्रोटेक्ट करना चाहता था, है ना? गैरी ने सोचा। वह तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, सीनियर स्टूडेंट्स का फ्लोर, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की सीनियर होगी। वह मुड़ा ही था कि उसने लड़की को किसी जान पहचान वाले के साथ बात करते देखा। खाई? हाँ, वह खाई ही था। लेकिन यह लड़की खाई को क्यों जानती थी? गैरी ने सोचा था कि खाई जिसे भी जानता होगा, वह किसी न किसी तरह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होगा। और जिस तरह पिछली बार लड़की को गैंग ने घेरा था, क्या यह सब खाई से जुड़ा हो सकता है? जवाब पाने का कोई तरीका नहीं था। करीब गया तो पकड़ में आ जाता। इसलिए गैरी ने इसे छोड़कर अपनी क्लास की ओर लौटना ही ठीक समझा। क्लास के बाहर वह उस व्यक्ति से टकराया जिससे मिलकर उसे सच में अच्छा लगा। ओ गैरी, टॉम हाथ में एक कैरियर बैग लिए उसे देखते ही थोड़ा पीछे हट गया। व्हाट्स द मैटर? तू इतना जंपी क्यों है? सब ठीक है? गैरी ने पूछा और क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। टॉम से बात करना उसे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि टॉम उसकी सारी पिछली नॉर्मल जिंदगी की आखिरी कड़ी जैसा था। टॉम ने अपनी जेब में पेंडेंट को छुआ। वह सोच रहा था कि इसे गैरी को पहनाए या हाथ में पकड़ा दे, और अगर इससे कुछ होता है तो सच्चाई पता चल जाएगी। हे, एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं? टॉम ने पूछा। अगर इससे उसे दर्द हुआ तो मैं तुरंत वापस ले लूंगा और सब पता चल जाएगा। ओके, मुझे नहीं पता था कि तू मैजिक में भी पड़ गया है। गैरी मुस्कुराया। बस अपनी हथेली खोल और अपनी आंखें बंद कर, टॉम बोला। और इसी दूरी पर गैरी अचानक सुन सका, टॉम का दिल बहुत तेज। क्या वह इतना नर्वस है कि ट्रिक फेल हो जाएगी? गैरी ने आंखें बंद कर हथेली आगे बढ़ा दी। टॉम पेंडेंट को डालने वाला था कि उसे अपराध बोध हुआ। मैं अपने दोस्त को ट्रिक क्यों कर रहा हूं? क्या मैं बस पूछ नहीं सकता? गैरी को लगा बहुत देर हो रही है। उसने आंखें खोली और पेंडेंट पकड़ लिया। रुको, टॉम चीखने ही वाला था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गैरी ने पेंडेंट को देखा और मुस्कुराया। डिड आई रूइन द ट्रिक? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, टॉम हकलाया, पेंडेंट वापस जेब में रखते हुए। मैं क्या सोच रहा था, गैरी? अ वेयरवुल्फ? शायद मैं बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ रहा हूं, टॉम ने सोचा। अच्छा, बैग में क्या है? टॉम ने बड़ा सा चॉकलेट बार निकाला। रात में क्रेविंग हुई, लेकिन पूरा नहीं खा सकता था, इसलिए ले आया। उसने मुस्कुराते हुए बार गैरी को उछाल दिया। क्लास अभी शुरू नहीं हुई थी। गैरी ने सोचा, थोड़ा चॉकलेट लेने में क्या बुराई है। इतने दिनों से वह सिर्फ अजीब सा खाना ही खा रहा था। बिना सोचे उसने आधा चॉकलेट एक ही बार में काट लिया, और तभी अचानक उसका गला सूजने लगा। वह अपने गले को पकड़कर खड़ा रह गया, जैसे सांस ही नहीं ले पा रहा। गैरी, क्या हुआ? टॉम घबरा गया। अगले ही पल गैरी का शरीर चॉकलेट रिजेक्ट करने लगा। वह उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गया। लाल लाल तरल फर्श पर फैल गया। स्टूडेंट्स घबरा कर पीछे हट गए। व्हाट इज दैट? इज दैट बाइल? लेकिन इतना लाल क्यों? सबने सोचा। उसने उल्टी कर दी। चॉकलेट खाते ही? मतलब, क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? टॉम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्लास में हलचल मच गई। क्या यह खून है? यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। किसी को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। स्टूडेंट्स घबराकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। गैरी अपने चारों तरफ की आवाजें तो सुन रहा था, लेकिन उल्टी करने के बाद उसका दिमाग घूम रहा था।
कमजोरी ऐसी कि वो अपने चेयर का सहारा लेकर खुद को संभाले खड़ा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। You have come into contact with a substance that is poisonous to you. Minus 20 HP, 80 over 100 HP. Until your body has broken down the poison, you are unable to heal. मेरे साथ हो, गैरी ने लड़खड़ाते हुए सोचा। इतने में क्लास का दरवाजा खुला और अंदर आई नए स्टूडेंट्स में से, लेकिन शार्प नजर और तेज दिमाग वाली लड़की। पहले उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन जिस चीज की तरफ सब उंगली कर रहे थे, उसे देखकर तस्वीर साफ हो गई। अगर बीमार था तो स्कूल आया ही क्यों? शिन ने सोचा, और रेड उल्टी के बीच पड़े छोटे छोटे कच्चे मांस के टुकड़ों को देखते हुए भौहें चढ़ा ली। नजारा इतना अजीब था कि क्लास में दाखिल होते ही एक और स्टूडेंट चीख पड़ा। ये क्या है? ये इतना लाल क्यों है? कोई इसे यहां से बाहर ले जाए। वही लड़की जो रग्बी मैच के दौरान ब्लेक पर फिदा थी, अपनी ग्रुप के साथ चीखती हुई आगे आई। हमें इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे बाहर करो। इधर टॉम का दिल बैठ गया। ये मैंने क्या कर दिया? गैरी, प्लीज तू मर मत जाना। मैंने तुझे मारने का इरादा नहीं रखा था। बाकी सब गैरी से दूरी बनाकर खड़े थे, लेकिन पहला कदम आगे बढ़ाया सिन ने। क्या तुम लोग सच में हाई स्कूलर्स हो? किसी को उल्टी हुई है, कोई एलियन नहीं उतरा है। अगर तुम सब ऐसे डर रहे हो तो घर जाकर कलरिंग बुक्स भराओ। टीचर, मैं इसे नर्स रूम ले जाती हूँ। वो गैरी का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखती है। गैरी अभी भी चकराया हुआ उसकी तरफ देखता है। क्या तुम एंजल हो? गैरी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। यादा हीरो मत बनो रोमियो, चलो नर्स रूम, सिन ने जवाब दिया। इतने में टॉम आगे आया। मैं इसे ले जाऊंगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे रास्ता पता है। टॉम की आवाज गिल्ट से भारी थी। सिन ने बिना बहस किए गैरी को टॉम के हवाले कर दिया। टॉम और गैरी हॉलवे में पहुंच चुके थे। गैरी, यार थोड़ा धीरे चल, मेरे मसल सिर्फ उंगलियों में हैं, टॉम ने धीरे से कहा। दोनों आगे बढ़े, लेकिन जाते जाते शिन की नजर टकराई। गैरी की डेस्क पर आधा खाया चॉकलेट बार। टॉम की बैग में पूरे के पूरे चॉकलेट। क्या गैरी को चॉकलेट से एलर्जी है? ऐसा होता तो टॉम को पता होना चाहिए था। सिन ने सोचा। फिर अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रिफ्लेक्स से सिन ने रिस्ट पकड़ा, हिप घुमाई, और जिस लड़की ने उसे छुआ था उसे सीधा उल्टी में पटक दिया। टिफनी की चीख हॉलवे में गूंज गई। तुमने जानबूझकर किया, इस गंदगी की वजह से मेरी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। दो लड़कियां उसके पीछे खड़ी हो गई, एक छोटी पर्पल हेयर्ड और दूसरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली। शिन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने माफी मांग ली है। तुम पीछे से आईं, रिफ्लेक्स हुआ। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं क्यों ऐसा करूं? लेकिन टिफनी की आंखों में साफ लिखा था, यह गुस्सा आसानी से नहीं मिटने वाला। टीचर ने गला खंखारा, लेकिन टिफनी की एक नजर से फिर चुप हो गया। बस यही चाहिए था, अब यह बात यहीं नहीं रुकेगी। जिन ने सोचा। टॉम और गैरी आखिर नर्स रूम पहुंच गए। गैरी का पॉइजन लगभग निकल चुका था और ब्रीदिंग थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। गैरी, तुम फिर आ गए? नर्स ने सिर हिलाया। अभी के लिए ये मेडिसिन लो और पहली पीरियड यहीं आराम करो। अगर ठीक न हुए तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गैरी का दिल दहशत से उछला। हॉस्पिटल? नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं क्या हूं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन उसने सिर्फ सिर हिला दिया। नर्स के जाते ही टॉम ने आगे बढ़कर पिल्स उठाई और खुद खा ली। टॉम, पागल हो गए हो क्या? तुम पाई पॉपर बन गए हो, गैरी ने डरते हुए कहा। चुप, मैं बस देखना चाहता था कि यह दवा सेफ है या नहीं। गैरी, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, टॉम बोला कांपती हुई आवाज में। गैरी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम रॉ मीट खा रहे हो, रात को गायब हो जाते हो, रिएक्शंस ऐसे कि नॉर्मल इंसान का हो ही नहीं सकता। गैरी की सांस अटक गई। टॉम ने फाइनली पूछ ही लिया, गैरी, क्या तुम वेयरवुल्फ हो? टॉम का सवाल सुनते ही गैरी के हाथों में पसीना आने लगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब अच्छे संकेत नहीं थे, खासकर अगर वो टॉम से ये बात छिपाना चाहता था। उसने सीने पर हाथ रखा, हल्का झुक गया, जैसे अचानक दर्द होने लगा हो। क्या हुआ? अभी भी चॉकलेट तकलीफ दे रही है? टॉम घबरा गया। वो नीचे बैठकर उसे देखने लगा। गैरी, इनकार मत करो। अगर चॉकलेट तुझे पॉइजन कर सकती है तो इसका मतलब मैं सही हूं, उसने शर्लॉक होम्स वाली पोज बनाते हुए कहा। टॉम की यह हास्यास्पद हरकत देखकर गैरी का धड़कता दिल थोड़ा शांत हुआ। सुन, तुझे खुद भी अजीब नहीं लगता? वेयरवुल्फ को चॉकलेट से वीकनेस होगी? अगली बार तू कहेगा तू वैम्पायर है या ड्रैगन। गैरी ने मजाक में कहा, लेकिन उसके चेहरे की नर्वस हंसी उसे और ज्यादा गिल्टी दिखा रही थी। वो खुद भी सोच रहा था,
क्या अब सच बता देने का समय आ गया है? अब तक वो सारी अजीब चीजें अकेले झेल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, क्रेविंग्स, इंजरीज हील होना, सब कुछ। कभी कभी उसे खुद समझ नहीं आता था कि क्या सही कर रहा है। उसके मन में पहला और आखिरी नाम आता था, टॉम, उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त। टॉम को एहसास हुआ कि कॉर्नर में धकेलना काम नहीं कर रहा, तो उसने तरीका बदल दिया। देख, मैं मानता हूं कि सिर्फ चॉकलेट वाली बात मूर्खतापूर्ण है, लेकिन फिर तुमने ब्लेक को इतने जोर से कैसे टैकल किया? उसके शरीर पर जो पंक्चर मार्क्स थे, वो कैसे आए? बॉल तो तुमने ही पकड़ी थी। अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन है, तो मैं सुनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आया। हम दोनों मिलकर इससे निपट लेंगे। टॉम की आवाज में सॉफ्टनेस और सिंसेरिटी दोनों थे। गैरी का चेहरा साफ बता रहा था, यह तरीका ज्यादा असरदार था। वो पहले से ही टूटने के कगार पर था, और टॉम की बातें दिल को छू रही थीं। लेकिन अब सवाल था, कितना सच बताए? वेयरवुल्फ होने का मतलब था अंडरडॉग से उसका जुड़ाव बताना, वो मेटल सूटकेस बताना। और अगर टॉम सच में सब जान लेता, तो वो भी इस खतरनाक दुनिया में घसीटा जाता। गैरी सोच ही रहा था कि टॉम ने खुद ही फैसला सुना दिया। तुम्हारी चुप्पी को मैं यस मान लेता हूं। कुछ सेकंड पहले तक तुम इनकार कर रहे थे, अब बिल्कुल नहीं। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, क्योंकि फैंटेसी वाली चीजों में तुम जीरो हो। मुझे नहीं पता कौन सा लोर सच है, लेकिन इंटरनेट की हर एक साइट एक बात कहती है, फुल मून की रात को वेयरवुल्फ अपना कंट्रोल खो देता है। हमारे पास कुल 12 दिन है कोई तरीका ढूंढने के लिए, वरना तुम पूरी सिटी को फाड़ दोगे। ये कहते हुए टॉम की नजरें गैरी की आंखों में गड़ी थीं, सीधी, बेखौफ, मजबूत। वही टॉम जो किसी से न बहस करता था, न लड़ता था, आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। गैरी और भी बेचैन हो गया, क्योंकि वो पहले से जानता था कि फुल मून पर कुछ होने वाला है। सिस्टम ने उसे क्वेस्ट दिया था, योर फर्स्ट टर्निंग, जिसमें काउंटडाउन चल रहा था, और वो क्वेस्ट सिर्फ एक बात कहता था, सर्वाइव। गैरी की लंबे समय की चुप्पी देखकर टॉम ने आह भरी। वो उठकर जाने लगा। उसने जितना कर सकता था कर दिया था। वेट! गैरी की आवाज कांप गई। ठीक है, चूंकि तूने लगभग सब समझ ही लिया है, तो सुन ले। तू सही है, मैं वेयरवुल्फ हूं। ये शब्द जोर से कहना, और वो भी किसी इंसान के सामने, गैरी के लिए सबसे मुश्किल था। टॉम ने दरवाजा बंद किया, बाहर किसी के होने का यकीन कर लिया, फिर मुड़ा और लिटरली उछल पड़ा। मैंने कहा था ना, गैरी, तू कब से फ्रीकिंग वेयरवुल्फ है? ये कैसे हुआ? रात में जंगल गया था? कोई अल्फा वुल्फ आया और तुझे काटा? क्या सीन था? टॉम एक्साइटमेंट में पागल हुआ जा रहा था। गैरी ने थकी हंसी हंसी। काश मेरी कहानी भी इतनी कूल होती। मैं तो बस एक ब्रीफकेस से बाइट हुआ। उसने कंधे उचकाए और पूरी बात समझाना शुरू किया। लेकिन उसने खतरनाक हिस्सा, अंडरडॉग्स वाला हिस्सा, छिपा लिया। टॉम को बस इतना बताया कि वो 16 साल का होकर इलीगल पार्ट टाइम डिलीवरी काम करता था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। बाकी उसने सच बोला। कैसे उसे डिलीवरी पर भेजा गया, कैसे कुछ लोग पैकेज चुराने आए, कैसे लड़ाई हुई, और फिर ब्रीफकेस अचानक खुल गया और वो वेयरवुल्फ बन गया। सब कहकर गैरी चुप हो गया। अब देखना था, टॉम उसे कैसे देखेगा? क्या वर्षों की दोस्ती अब टूट जाएगी? ये सोचकर गैरी के दिल में डर ठंडे पानी की तरह फैल गया। एक सिंपल पैकेज से इतना कुछ हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, टॉम ने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। और ऊपर से तुमने बताया कि तुम्हें बेहोशी आ गई थी, इसलिए तुमने पैकेज में क्या था, वो देखा भी नहीं। ये बात आधी सच थी। असल में गैरी को छुरा लगने की वजह से बेहोशी आई थी। अगर मैं टॉम को असली सच बता दूं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? शायद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब बता दूंगा। खाई के बारे में भी एक दिन बताना ही पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड आउट कि ये पैकेज आया कहां से था। ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अगर ये किसी बड़ी कंपनी का काम हुआ, तो हो सकता है वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ जाए, अपनी एक्सपेरिमेंट वापस लेने के लिए। बेटर है कि तुम इसे सीक्रेट ही रखो, टॉम ने समझाया। गैरी ने गले में आंसू जैसा महसूस किया। उसे हैरानी हुई कि तुम इतनी तेजी से पूरे सिचुएशन को समझ लिया था। ऊपर से जिस बात से टॉम डर रहा था, वही तो सच में हो भी रही थी। कम से कम उसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसे सीक्रेट रखना है। वेल, तुमने जो बताया है उससे तो यही लगता है कि तुम्हारा हार्ट रेट तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। सो सबसे पहले तुम्हें उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले कुछ दिनों तक हम तुम्हारे बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करेंगे। अभी तक तो कोई बड़ा साइन नहीं दिखा, लेकिन फुल मून के करीब आते ही तुम थोड़े मूडी हो सकते हो,
और मेरी सलाह है कि तुम रग्बी टीम से ड्रॉप आउट कर दो। रग्बी टीम छोड़ दूं, फिर शिन को इम्प्रेस कैसे करूंगा? गैरी अचानक बोल पड़ा। सीरियसली गैरी, अभी तुम्हें न्यू गर्ल को इम्प्रेस करने की पड़ी है? टॉम ने अपना चेहरा पकड़ लिया। ब्लेक के साथ फाइट में तुम आधे ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अगर मैच के बीच में फिर से कुछ हो गया तो तुम किसी को हर्ट कर सकते हो या उससे भी बुरा। कम ऑन, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं। गैरी ने बचाव किया, लेकिन उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन यह साबित कर चुकी थी कि टॉम की बात में दम था। फिर भी गैरी के शरीर में दौड़ रहे हार्मोन्स हार नहीं मान रहे थे। और अगर मैं खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालूं जहां मुझे हार्ट रेट कंट्रोल करना पड़े, तो शायद मैं इसे जल्दी सीख जाऊं। आर, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। आखिर तुम्हारा शरीर तुमसे बेहतर कौन जानता है? टॉम ने कहा, हालांकि उसकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। वैसे अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि अब वो सारा चॉकलेट मुझे ही खाना पड़ेगा। उसने मजाक किया और दोनों फिर से अपने पुराने दोस्त जैसे हंसने लगे। पॉइजन इफेक्ट खत्म होने के बाद गैरी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने शरीर को फिर से हील किया, लेकिन उसकी एनर्जी रिकवर नहीं हो रही थी। जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई, उसके पेट में एक भूख का दर्द उठने लगा, हल्का सा क्रैम्प जैसा, लेकिन अभी मैनेजेबल था। आई नीड टू कीप माई एनर्जी बार अप। फाइट करते समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कुछ नहीं कर रहा होता हूं, तब ये दर्द बढ़ जाता है। बस उम्मीद है कि एनर्जी और कम होने पर हालत खराब न हो जाए। मैं स्कूल में रॉ मीट तो ला नहीं सकता, गैरी ने सोचा। गैरी ठीक हो गया था, इसलिए दोनों अगली क्लास की ओर हॉलवे में चल रहे थे। उन्होंने नर्स ऑफिस में बेल बजने तक इंतजार किया था, जिससे वो पहले 2 पीरियड स्किप कर सके, और अब ब्रेक के लिए बाहर जा रहे थे। हॉलवे स्टूडेंट्स से भरा था, हर कोई फ्रेश एयर लेने के लिए उत्सुक। टॉम और गैरी आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। टॉम तो लगभग गिर ही गया था, लेकिन गैरी ने तेजी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। ओहो, देखो तो सही, हमारा छोटा सुपर हीरो, सामने खड़े स्टूडेंट ने कहा। गैरी ने देखा कि सामने 2 लड़के खड़े थे, बैरी और गिल। वो दोनों उनके साथ किसी क्लास में नहीं थे, लेकिन वही रग्बी क्लब में थे। रग्बी में स्क्रम वाले पोजीशंस पर थे, मजबूत, भारी, दीवार जैसे लड़के। हॉलवे काफी चौड़ा था, इसलिए यह साफ था कि टकराना बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं था। तुमने जानबूझकर हमें टकराया है क्या? टॉम ने गुस्से से पूछा। सावधान रहो, स्क्रब, ध्यान नहीं था तुम लोगों को। अभी तक तुम दोनों में से किसी का सॉरी नहीं आया। बैरी ने टॉम की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हम तो बस ओनियन हेड से थोड़ी बात करना चाह रहे थे। गैरी, रग्बी टीम छोड़ दो। ब्लेक वाला मामला एक फ्लूक था। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो किसी रेगुलर को बेंच पर बैठना पड़ेगा, गिल ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, गैरी उसे देख ही नहीं रहा था। उसकी नजर तो बैरी पर थी, जो टॉम को पकड़े हुए था। अचानक गैरी ने बैरी की कलाई पकड़ ली। उसे अभी छोड़ दो, गैरी ने डिमांड किया। गिल को ऐसे छोटे लड़के से कोई खतरा नहीं लगा, लेकिन बैरी को लगा। उसकी आंखों में कुछ डरावना चमका। ब्लड लस्ट हैज बिन डिटेक्टेड, अ फोर्स्ड बॉन्ड हैज बिन एक्टिवेटेड। नहीं, ये आंखें, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो गैरी शायद फट पड़ेगा। गैरी के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन उभरी, नई और अनजानी टर्म्स से भरी हुई। लेकिन गुस्से में अंधा होकर उसने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसका हाथ अभी भी बैरी की कलाई को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसकी पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी। शट! मेरी कलाई सुन्न होने लगी है। इस ओनियन हेड में इतनी ताकत कैसे है? बैरी ने डरते हुए सोचा। हे, देखो, मिस्टर रूट आ गए। टॉम अचानक चिल्लाया। बैरी ने तुरंत टॉम को छोड़ दिया। गिल और बैरी दोनों पलटकर देखने लगे, और उसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने गैरी का हाथ पकड़ा और उसे हॉलवे से खींचकर एक खाली क्लासरूम में ले गया। ब्रेक चल रहा था, इसलिए कमरा खाली था। अब ठीक हो? टॉम ने पूछा, खुद भी राहत की सांस लेते हुए। तुम तो उस लड़के पर टूटी पड़ने वाले थे। आई डोंट नो मैन, जब उसने तुम्हें पकड़ा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? वो लोग होते कौन है? मुझे कुछ भी कहें, ठीक है, बट तुमने क्या किया था? गैरी ने फिर से अपनी मुट्ठियां कस ली। टॉम समझ रहा था कि गैरी कभी कभी हॉट हेडेड हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। गैरी आमतौर पर फाइट से दूर भागने वालों में से था, नन की लड़ाई ढूंढने वालों में। इससे टॉम को और यकीन हो गया कि उसकी वेयरवुल्फ साइड अब उसके बिहेवियर को प्रभावित करने लगी है। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये एग्रेशन इस बार इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था।
लेकिन अगर ये बढ़ गया तो? अगर बीच में रोकने वाला कोई न हुआ तो वो क्या करेगा? टॉम ने सोचा। देख, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, हम दोनों ठीक हैं। ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, बट हम सबको मारते फिर नहीं सकते, चाहे तुम उनसे कितने भी स्ट्रांग क्यों न हो। टॉम ने कहा, फिर मुस्कुराकर बोला, और अगर तुमने ऐसा करना शुरू किया तो तुम 24 घंटे बिजी रहोगे, फिर शिन को इम्प्रेस करने का टाइम कहाँ मिलेगा? यह सुनकर गैरी थोड़ा शांत हो गया। टॉम सही बोल रहा था। और खासकर आखिरी लाइन सुनकर गैरी के चेहरे पर हल्की सी शर्म और एक्साइटमेंट एक साथ छलक गई। उसका हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गया, पर इस बार किसी और वजह से। अगर गैरी की शक्ति की बात बाहर फैल गई तो फिर सिर्फ अंडरडॉग्स गैंग ही नहीं, बल्कि वो असली लोग भी उसके पीछे पड़ सकते थे जिन्होंने वो सूटकेस भेजा था। अब शांत होते ही गैरी ने फाइनली उस मैसेज को खोलकर पढ़ा। फोर्स्ड बॉन्ड हैज बीन एक्टिवेटेड। वन ऑफ 5 मार्क्स हैव बीन असाइंड। अ फोर्स्ड बॉन्ड तब बनता है जब किसी एक व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट रखा जाता है और उस व्यक्ति को हंटिंग टारगेट बना दिया जाता है। मार्क्ड व्यक्ति को एक यूनिक सेंट मिलता है जिससे यूजर उसे कभी भी ढूंढ सकता है। अगर यूजर अपने हंटिंग टारगेट को सफलतापूर्वक हंट कर ले तो एडिशनल स्टैट्स प्राप्त होंगे। फोर्स्ड बॉन्ड से मार्क्ड व्यक्ति फुल मून के दौरान सबसे पहले निशाना बनेंगे। स्क्रीन पढ़ते ही गैरी की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत सब जोड़कर समझ लिया। फोर्स्ड बॉन्ड उसकी मार्क स्किल का एक अलग वर्जन था। बॉन्ड मार्क वो था जिसे वह खुद एग्रीमेंट के आधार पर सेट कर सकता था, जबकि फोर्स्ड बॉन्ड खुद ब खुद बन जाता था, सिर्फ प्योर ब्लड लस्ट से। दोनों ही उसके 5 स्लॉट्स में से एक लेते थे, और उसे नहीं पता था कि एक ही तरह कितने मार्क्स हो सकते हैं। मगर अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं था। असल फर्क ये था कि फोर्स्ड बॉन्ड उस इंसान को हंटिंग टारगेट घोषित कर देता है, जबकि बॉन्ड मार्क सिर्फ प्रॉमिस टूटने पर ऐसा करता है। सबसे डरावनी बात यह थी, फुल मून के दिन फोर्स बॉन्ड वाले टारगेट्स पर हमला करेगा। गैरी की सांस अटक गई। अगर 12 दिनों बाद मैं सच में ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसका मतलब मैं बैरी को किल कर सकता हूं। वो पक्का नहीं कह सकता था जब तक वो दिन नहीं आता, लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार नहीं था। अगर मार्क्स असाइन हो सकते हैं तो उन्हें रिमूव करने का तरीका भी होगा। रूम से बाहर निकलकर दोनों अपनी क्लास की तरफ लौटने लगे, स्कूल का नॉर्मल दिन शुरू करने के लिए। लकीली रास्ते में और कोई परेशानी नहीं आई। जैसे ही गैरी हॉलवे में लौटकर आया, उसे कुछ अजीब दिखा। हवा में एक हल्का सा लाल निशान, जैसे कोई ट्रेल। वह उसके नाक में एक खास सी गंध बनकर आ रहा था, रॉ फूड जैसी। ट्रेल फेंट था, लेकिन उसके पीछे चलते ही लाल धुंध और गहरी होती गई, एक तरह का हवा में तैरता लाल धुआं। गैरी ने टॉम की तरफ देखा, बट टॉम को कुछ पता ही नहीं था। ट्रेल का पीछा करते हुए गैरी एक क्लासरूम तक पहुंचा। विंडो से झांकने पर उसे पता चला कि लाल धुंध बैरी तक जा रही थी, जो अपनी सीट पर बैठा था। क्या ये फोर्स्ड बॉन्ड का इफेक्ट है? ये ट्रेल दिखाता है कि मैं उन्हें स्कूल में कहीं भी ढूंढ सकूं? अगर ऐसा है तो शायद खाई पर बॉन्ड मार्क एक्टिवेट करना ठीक रहेगा। उससे मैं उसे कभी भी ढूंढ सकूंगा, और यह भी पता चलेगा कि उसने प्रॉमिस तोड़ा या नहीं। लेकिन शिट, अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो वो भी हंटिंग टारगेट बन जाएगा, या शायद सिस्टम सिर्फ उन्हीं को ट्रैक करता है जो हंट होने वाले हों। 12 दिनों में अगर गैरी ने मार्किंग हटाने का तरीका नहीं ढूंढा तो बैरी सच में खतरे में पड़ सकता है। अभी अपनी पावर्स के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। आखिर वह अभी सिर्फ लेवल 2 पर था। हाँ, कुछ मौकों पर वह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखा सकता था, लेकिन लड़ाई झगड़े और बाकी चीजों में वह अभी भी किसी एक्सपर्ट जैसा नहीं था। ऊपर से यह पूरी बात एक सीक्रेट भी थी, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह किसी मुसीबत से दूर रहे। क्लासेस यूजुअल रूटीन की तरह चलती रहीं। कुछ लोग गैरी से दूरी बनाए हुए थे, सुबह वाली रेड सिकनेस की वजह से थोड़े डर गए थे, बट क्लासरूम में वापसी के दौरान सब कुछ साफ सुथरा था। शिन भी क्लास में थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, क्योंकि टिफनी उसे ऐसी नजर से देख रही थी जैसे उसे खा जाएगी। आखिरकार दिन खत्म हुआ और सभी को अपनी क्लब एक्टिविटीज के लिए निकलना था। उनके क्लब के मेंबर्स को रग्बी फील्ड पर ट्रेनिंग के लिए पहुंचने को कहा गया था, और वहां पहुंचते ही उन्होंने बैरी और गिल को घूरते हुए खड़े देखा। डैम, लगता है इन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, गिल ने प्रोवोक करते हुए कहा। लेकिन बैरी चुप था। उसने अपनी कलाई की ओर देखा, जो बैंडेज के नीचे हल्की नीली और लाल पड़ गई थी। उसके अंदर की समझदारी कह रही थी कि गैरी के साथ उलझना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। रग्बी टीम लंबे समय से साथ थी, और बहुत समय से किसी नए लड़के को ज्वाइन नहीं किया गया था।
इसी वजह से दोनों गैरी को डराकर भगा देना चाहते थे। गैरी जानता था, चाहे वह शिकायत भी कर दे, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कोशिश बेकार थी। ट्रेनिंग यूजुअल तरीके से शुरू हुई, लेकिन शुरुआत के बाद सब कुछ बदल गया। रेगुलर मेंबर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि गैरी को निशाना बनाया जाए। बॉल उसके पास न होने पर भी उसे ब्लॉक करना, बिना वजह टैकल कर देना, स्क्रम में उसके पेट पर मुक्के जमा देना। हर बार टॉम को बीच में आकर उसे शांत करना पड़ता था, पर वह साफ देख रहा था कि गैरी की सहनशीलता धीरे धीरे कम हो रही है। फिर भी किसी तरह ट्रेनिंग सेशन बिना किसी रिटेलिएशन के पूरा हो गया। सेशन के अंत में मिस्टर रूट ने सभी को इकट्ठा किया। सब लोग सुन लो, हमारा पहला मैच लगभग एक हफ्ते बाद है और हमारा मुकाबला ईटन हाई से होगा, सो यू ऑल बेटर बी एट योर बेस्ट। और गैरी, याद रखना अब तुम टीम का हिस्सा हो, सो कंट्रोल रखना, मिस्टर रूट ने जोर से कहा। क्लब मेंबर्स एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। गैरी नया था, लेकिन उसे भी पता था कि ये रिएक्शंस क्यों आए। ईटन हाई की रग्बी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थी, लेकिन ये मिस्टर रूट की असली चिंता नहीं थी। ईटन हाई की रेपुटेशन पूरे टाउन में मशहूर थी। यह स्कूल उन जगहों में से था जहां गैंग्स नए मेंबर्स की तलाश में रहते थे। कई स्टूडेंट्स पहले से छोटे मोटे गैंग्स का हिस्सा थे, कुछ तो दूसरे शहरों के। रूमर्स भी थे, बिग मैचेस से पहले अक्सर ओपोनेंट्स के प्लेयर्स एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते थे। इसलिए मिस्टर रूट ने खासतौर पर गैरी को सावधान रहने को कहा था। इस शहर में असली ताकत गैंग्स के पास थी, और ईटन हाई, उनके स्टूडेंट्स बहुत स्पेशल थे। अगर मिस्टर रूट खुद बोल रहे हैं कि सावधान रहो, तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, एक मेंबर ने कहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गैरी की ओर कोई आया और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति होगा। हे गैरी, तुम्हारी नोज अब ठीक दिख रही है। सॉरी अबाउट अर्लियर, ब्लेक ने अपनी ब्राइट स्माइल के साथ कहा। यार, मैं इस लड़के के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता। अगर शिन्ने में साथ देख लिया तो वो मुझे फ्रॉग और इसे प्रिंस समझेगी। या, कोई बात नहीं, उतना बुरा नहीं था, गैरी ने जल्दी से बात काटी। अगर तुम चाहो, हम दोनों साथ घर तक चल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ब्लेक बोला, और उसने आंख के कोने से उन मेंबर्स को देखा जो दूर से उन्हें घूर रहे थे, गिल और बैरी समेत। टॉम ने यह देखा और वह तो बिल्कुल उल्टी दिशा में रहता था, इसलिए उसने घर की राह पकड़ ली। गैरी, तू जा, और वो बात याद रखना जो मैंने कही थी। टुनाइट कॉल कार्डना, टॉम कहकर भाग गया। टॉम अब भी चाहता था कि गैरी रग्बी टीम छोड़ दे। कैप, वह इसे ही सबसे सेफ ऑप्शन मानता था। गैरी ब्लेक के साथ चलना नहीं चाहता था, पर यह भी साफ था कि ब्लेक उसे बाकी टीम से बचाने की कोशिश कर रहा था। टीम में ब्लेक सबसे रीजनेबल और बात करने लायक इंसान था। ओके, चलो थोड़ा साथ चलते हैं, गैरी ने फेक स्माइल देते हुए कहा। दोनों वहां से निकल पड़े। गेट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने खाई को खड़ा देखा। उसकी आंखें आधी बंद थीं। गैरी के पास से गुजरते ही उसने आंखें खोली और उसे एक छोटा सा विंक दिया, फिर आगे बढ़ गया। ये किसका इंतजार कर रहा है? किसी गर्लफ्रेंड का? गैरी ने मन में सोचा। गैरी और ब्लेक आगे निकल गए और खाई वहीं खड़ा इंतजार करता रहा, जब तक कि एक लड़का डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में नहीं आ गया, उनकी स्कूल से अलग। उसके दोनों हाथ उंगलियों तक बैंडेजेस में लिपटे थे। तुम ये चीजें स्कूल में भी पहनकर रखते हो? काफी अनकंफर्टेबल होगा, काई ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल पता नहीं कब फाइट करनी पड़ जाए। वैसे तुम मुझ पर बकाया वो पैसे। इनू ने याद दिलाया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही काई ने कैश का एक बंडल उस पर फेंक दिया। लो, जैसा वादा किया था, काई बोला। इनू खुशी से पैसे गिनने लगा। तुम्हारे बारे में थोड़ा पता किया मैंने। सुना है पिछले साल तुम ईटन हाई में थे। अब जब तुम हमारी छोटी गैंग में ऑफिशियली शामिल हो गए हो, बताओ, ऐसी क्या चीज हुई थी कि तुम्हें स्कूल बदलना पड़ा? काई ने पूछा, दोनों साथ साथ चलते हुए। इनू का चेहरा देखते ही काई समझ गया, कहानी अच्छी नहीं होने वाली है, और ये लोग सच में खतरा थे। गैरी के स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पार्क था। वहां स्विंग्स, बेंचेस, क्लाइंबिंग फ्रेम्स और बच्चों के खेलने की ढेर सारी चीजें थीं। छोटे बच्चे वहां खेलते थे, जबकि बड़े बच्चे स्कूल के बाद अक्सर सॉकर खेलते हुए मिल जाते थे। यार, यहां बात करना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इनू ने इधर उधर बच्चों और उनकी मम्स को देखते हुए पूछा। तुम लोगों का अपना कोई जगह नहीं है? किसी अबैंडन्ड वेयरहाउस जैसा हाइडआउट वगैरह? जब इनुकाई के पीछे पीछे आया था, उसे लगा था कि वह किसी ऐसी ही जगह ले जाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह इस पार्क में आ पहुंचे, और रास्ते में एक लड़की भी उनके साथ हो ली। उसके गोल्ड और ब्लैक आउटफिट से साफ पता चलता था कि वह खाई की ग्रुप की मेंबर है।
लेकिन उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। इन्नू को लग रहा था कि वह अंडरवर्ल्ड वाली वाइब बिल्कुल नहीं देती, बस शायद किसी डैमज़ल इन डिस्ट्रेस जैसी। नोप, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई बेस नहीं है, काय ने बड़े आराम से कहा। सोचा था कि कल रात तुम्हें सब बता, पर समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी सही। अभी हमारे ग्रुप में सिर्फ तुम हो, ग्रीन फैंग जिसे तुम पहले ही मिल चुके हो, और ये माय है, पूरा नाम मरी। काय पहली बार उस लड़की को प्रॉपर एक्नॉलेज कर रहा था। वह बस हल्के से झुककर अभिवादन कर गई। इन्नू को समझ नहीं आया कि वह उससे शाय है या वो सच में म्यूट है। इन्नू ने अपना माथा पकड़ा। मुझे लगा यह लड़का जानता है कि वह क्या कर रहा है। क्या मैं गलत था? कहीं ये कोई अमीर घर का लड़का तो नहीं जिसने बोर्डम में गैंग बनाने का नाटक शुरू कर दिया? अब तो हम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप ही लग रहे हैं, और वह खुद को ही लिस्ट से क्यों निकाल रहा है? आखिरकार उसने हार मान ली। इन्नू कभी अपने वादे से पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। पढ़ाई में वह एवरेज था और शायद कंस्ट्रक्शन वाली जॉब ही मिलती, लेकिन उसमें एक चीज थी, इंटेग्रिटी। इसलिए उसने फाइट करने का रास्ता चुना था, ताकि अपने हाथों से पैसा कमा सके। चिल, खाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हर बड़ी गैंग ने ऐसे ही शुरू किया था। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। हमारा फोकस क्वांटिटी पर होगा, क्वालिटी से ज्यादा। सो तुम लकी हो कि पास हुए। खाई की ये एरोगेंट टोन इन्नू के मन की बेचैनी कम करने की बजाय और बढ़ा रही थी। लेकिन पैसा आता रहेगा तो वह शिकायत नहीं करेगा। एनीवे, इन्नू ने कहा, तुम्हें ईटन हाई के बारे में इतना जानना क्यों था? काय ने उसे बस मुस्कुराकर देखने लगा, जवाब बाद में देने के मूड में। उधर गैरी और ब्लेक एक साथ घर की तरफ चल रहे थे और माहौल बस एक शब्द में ऑकवर्ड था। यह शायद 10वीं लड़की है जो हमें देखकर ब्लश कर रही है। गैरी ने मन में सोचा। लड़कियां ब्लेक की तरफ देखकर हल्का सा लाल पड़ती, और जैसे ही गैरी पर नजर पड़ती, मानो कोई कड़वा ट्रूथ याद आ जाता। ये फर्क छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। गैरी का दिल हर बार थोड़ा टूट जाता। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज गैरी, ब्लेक ने अचानक बोला, जिससे गैरी चौंक गया। मुझे पता चला कि ब्रेक में बैरी और गिल तुम्हें परेशान कर रहे थे, और ट्रेनिंग में भी बाकी लड़के तुम पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं कैप्टन हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि यह सब न होने दूं। गैरी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोले। ब्लेक आखिरी इंसान था जिसे उससे माफी मांगनी चाहिए। ब्लेक पूरे दिल से रग्बी टीम की परवाह करता था, और गैरी तो बस सिन को इम्प्रेस करने के लिए टीम में आया था। क्या यह सही था? सिर्फ क्रश की वजह से किसी खिलाड़ी की जगह छीनना? इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं। गैरी ने आखिर कहा। मुझे पता है कि उन्हें कैसा लगता होगा, और वैसे भी ये सारे लड़कों का इनिशिएशन टाइप रिचुअल नहीं होता क्या? नो, बिल्कुल गलत है, ब्लेक ने फर्म आवाज में कहा। तुम टीम का हिस्सा हो, उन्हें तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तंग नहीं। तुम में टैलेंट है और तुम टीम के लिए एसेट बनोगे। कल मैं सबको साफ साफ बोल दूंगा कि ये स्टूपिडिटी बंद करें, और अगर फिर कोई तुम्हें परेशान करे, सीधे मेरे पास आना। ब्लेक रुक गया और उसने गैरी की तरफ हाथ बढ़ाया। टियर 3 सिटी में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इस आदमी से नफरत कैसे की जाए? गैरी ने सोचा। वह हाथ मिलाने में हिचकिचा रहा था। बैरी को उसने अपनी तरह से रिपे कर दिया था, और उसे जल्दी फोर्स्ड बॉन्ड हटाने का तरीका ढूंढना होगा, ताकि वह बेचारा फ्यूचर में बैरी बर्गर न बन जाए। आई गैरी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा एक लड़का तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, हाथ में कुछ पकड़कर सीधे ब्लेक पर स्विंग कर रहा था। डक! गैरी चिल्लाया। वह ब्लेक का सिर नीचे दबाने ही वाला था, लेकिन ब्लेक ने तुरंत कमांड फॉलो कर लिया। गैरी का हाथ खाली हवा में गया, और अगले ही पल वही वुडन प्लैंक उसकी गाल से टकरा गया। गैरी जमीन पर गिर पड़ा। आयरन जैसा स्वाद उसके मुंह में फैल गया। गैरी! ब्लेक चीखा। उसे समझ आ गया था कि वे मुसीबत में हैं। वह तुरंत आगे बढ़ा और पीछे कुछ हैवी चीज जमीन पर गिरी। 4 लड़के थे, सभी ईटन हाई की यूनिफॉर्म में। 2 के पास वुडन प्लैंक्स और बाकी शायद हथियार छुपाए हुए। ओह, एक तो फास्ट है जिसने अटैक मिस किया, वह हंसा। और दूसरा तो अनलकी है जिसने गैरी को मारा था, वह भी हंसी में शामिल हुआ। ब्लेक ने ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था, बट कभी सोचा नहीं था कि वे इतनी खुल्लम खुला हमला करेंगे। स्कूल से दूर थे, लेकिन पुलिस पास ही थी। इतने कॉन्फिडेंट तभी हो सकते थे अगर कोई गैंग उनका बैकअप हो। ये लोग दिखने से ज्यादा डेंजरस लगते हैं, और पता नहीं पुलिस कब आएगी, आएगी भी या नहीं, ब्लेक ने सोचा।
एक लड़का बिना हथियार के ब्लेक पर मुक्का फेंकता है, लेकिन ब्लेक ने तुरंत उसके ताई पर किक मारी। उसकी टांग सुन्न हो गई और पंच कमजोर हो गया। फिर भी वह आ ही रहा था। दर्द ने उसे रोका नहीं, शायद गुस्सा उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। ब्लेक ने पंच वीकन होते ही आगे जाकर अपने माथे से उसके हाथ को टकराया। ओपोनेंट की रिस्ट टेढ़ी हो गई और उंगलियों में दर्द फैल गया। प्लैंक वाला लड़का आगे आया, लेकिन ब्लेक ने रिस्ट पुश करते हुए उसे इम्बैलेंस कर दिया और उसकी लेग के पीछे किक मारी। लड़का गिर गया। लगे रुको, वो फाइट कर सकता है, रिस्ट खराब होने वाला लड़का बोला। गिरा हुआ प्लैंक वाला फिर उठा और ब्लेक को टैकल करने दौड़ा। ब्लेक साइड स्टेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। नाउ बाकी तीन ईटन हाई के स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। दो वुडन प्लैंक्स दोबारा उठाकर स्विंग करने ही वाले थे और तीसरा एस्केप रोकने को खड़ा था। I'll have to take this hit, ब्लेक ने सोचा, लेकिन प्लैंक उसके चेहरे से कुछ इंचेस पहले रुक गया। गैरी, ग्रीन हेयर्ड लड़का, दोनों प्लैंक्स पकड़े खड़ा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। गाल के अंदर कट लगा था। That freaking hurt, गैरी चिल्लाया। उसकी हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगी थी। It's always smart to know your enemy, खाई ने अंत में कहा। और जैसा सुनने में लगता है, तुम्हें अपने पुराने स्कूलमेट से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग एक हफ्ते में अंडरग्राउंड टैग टीम टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और पहला ओपोनेंट ईटन हाई। पार्क में आए हुए ईटन हाई के लड़के सभी रग्बी टीम के मेंबर्स थे। मतलब मसल की दीवारों से टकराना इनकी ये डेली रूटीन जैसा था। स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही इस स्पोर्ट की जान थी। और गैरी को देखकर साफ लगता था कि उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा शॉक लगा जब उन्होंने देखा कि गैरी ने एक हाथ से दोनों वुडन प्लैंक्स पकड़ रखे हैं। ईटन हाई के दोनों लड़कों के चेहरे पर पूरी ताकत लगाने के साइंस थे, लेकिन गैरी की ग्रिप लूसनिंग तो दूर और टाइट होती जा रही थी, जब तक कि क्रैक की तेज आवाज नहीं आई। दोनों अटैकर्स पीछे लड़खड़ाए और नीचे देखा। उनके प्लैंक्स का एक एक हिस्सा गैरी के हाथ में ही रह गया था। हाउ द हेल कैन अ ह्यूमन ग्रिप लाइक दैट? अगले ही पल एक और प्लैंक पीछे से गैरी के सिर पर जोर से लगा। इस बार प्लैंक टूट गया और गैरी घुटनों पर गिर पड़ा। ये ईटन हाई वाले सच में रथलेस हैं, सिर पर मारने में भी झिझक नहीं। कहीं ये उसे मार ही न डाले। क्या एक मैच की वजह से कोई इतना गिर सकता है? ब्लेक ने सोचा और गैरी की तरफ दौड़ने ही वाला था, लेकिन गैरी उससे पहले ही उठ चुका था। उसने सीधा पंच मारा। लड़के ने फोर आर्म से ब्लॉक कर लिया, पर अगले ही सेकंड वह खुद आसमान देख रहा था, पीठ के बल गिरा हुआ। What the? गैरी मजाक कर रहा है? कोई इतना बड़ा आदमी ऐसे कैसे गिरा सकता है? क्या वो सारी मेहनत अब तक छुपा रहा था? या क्या वह भी हमारी तरह किसी तरह का? ब्लेक का मन सवालों से भर गया, लेकिन उससे भी बड़ा डर, गैरी के सिर से बहता खून। सर पर प्लैंक लगना मजाक नहीं था। अगर एड्रेनलिन खत्म हुआ तो उसका शरीर जवाब दे सकता था। इसलिए फाइट जल्दी खत्म करनी थी। गैरी पहले ही दो लड़कों में उलझा हुआ था और ब्लेक बाकी दो की तरफ मुड़ा। एक ईटन हाई स्टूडेंट गरजते हुए पंच फेंकता है। ब्लेक ने तेजी से सामने एक जैब मारा जो सीधे उसके चेहरे पर लगा और उसकी टांगे हवा में उठ गईं। इफ यू चार्ज इन लाइक दैट, इट हर्ट्स इवन मोर। उसका साथी ब्लेक की तरफ आने ही वाला था, लेकिन जैसे ही ब्लेक ने देखा, वह लड़का भाग चुका था। लॉयल्टी बिल्कुल जीरो। ब्लेक मुड़ा कि गैरी की मदद करे और उसकी थोड़ी लगभग जमीन से टकरा गई। बाकी दोनों भी गैरी पहले ही गिरा चुका था। तीनों लड़के जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन गैरी भी अच्छा नहीं लग रहा था। भारी सांसें, झुकी हुई पीठ, हाथ नीचे लटके हुए, जैसे कोई वाइल्ड जानवर अभी भी लड़ने को तैयार खड़ा हो। डैम, इनकी स्ट्रेंथ मेरी ही जैसी लग रही थी, वो भी चार्जिंग हार्ट के बाद वाली। शायद मेरी ओरिजिनल बॉडी ही बहुत कमजोर है और मैं सच में फाइटर नहीं हूं। करना क्या है पता है, लेकिन वो नहीं आता। बहुत मार भी खा रहा था और एनर्जी तो ऑलमोस्ट खत्म। गैरी ने सोचा। गैरी, वी नीड टू गेट यू टू अ हॉस्पिटल। ब्लेक उसकी तरफ भागा। लेकिन इमरजेंसी हीलिंग इन प्रोग्रेस। एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। Energy has been used up. Healing unable to complete. Eat more meat to restore energy points. Gary, ये notifications फाइट के दौरान कई बार देख चुका था। सिस्टम अब तक सब चोटें भर रहा था जब तक उसकी एनर्जी खत्म न हो गई। बस थोड़ा खाना मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने से असलियत शायद सामने आ जाती, इसलिए वह अवॉइड करना चाहता था। वरी मत करो, मैं जितना दिखता हूं उससे टफ हूं। गैरी चिल्लाया और वहां से भाग पड़ा। तुम अपनी सोचो, टीम का एस तुम हो, मैं नहीं। ब्लेक पीछा करना चाहता था, पर गैरी एड्रेनलिन में भी नॉर्मल लोगों से तेज भाग रहा था।
ब्लेक को गैरी का घर नहीं पता था, इसलिए उसने सोचा, कल देख लूंगा। ईटन हाई के लड़कों की हालत देखते हुए ब्लेक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने 3-3 जायंट्स को गिरा दिया। ये लड़का सच में अलग है। हीलिंग खत्म होते ही गैरी सीधे शॉप गया मीट खरीदने। दो वजहें थी। पहली, वह हमेशा अपनी एनर्जी बार को फुल रखना चाहता था। दूसरी, उसे अपनी डेली क्वेस्ट्स पूरी करनी थी। आई हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर फास्ट। लेवलिंग अप ही आसान रास्ता है। एनर्जी रिफिल करके वह जिम भी पहुंच गया। गैरी को नहीं पता था कि बिगिनर्स की बॉडी पहली बार वेट ट्रेनिंग के बाद कई दिनों तक दर्द में रहती है। लेकिन गैरी को कुछ नहीं हुआ। उसके मसल्स टूटते भी थे और अनबिलीवेबल स्पीड से हील भी हो जाते थे, किसी भी सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा तेज। Congratulations! Your body is seeing benefits of working out strength 1. ओह, तो स्टैट्स लेवल अप के बिना भी बढ़ सकते हैं? एनर्जी में पॉइंट डालना शायद गलत नहीं था। स्ट्रेंथ सिर्फ 4 थी, काफी कम। पता नहीं अगला पॉइंट कब मिलेगा। चार्जिंग हार्ट उसकी सारी स्टैट्स को डबल कर देती थी, इसलिए नेचुरल स्टैट्स बढ़ना बहुत फायदा देगा। स्ट्रेंथ 5, डेक्सटेरिटी 3, एंड्योरेंस 8, डेक्सटेरिटी सबसे कम थी। शायद किसी प्रोफेशनल फाइटर से गाइडेंस मिले तो इम्प्रूव हो सकती है। एंड्योरेंस बढ़ाने का तरीका बस मार खाना, और वह क्लियरली एक्साइटेड नहीं था। फिर भी गैरी जानता था उसे हर हाल में स्ट्रॉन्गर बनना है। लेवल अप भी करेगा और नेचुरली भी इम्प्रूव करेगा। आई डोंट नो कब अंडरडॉग्स मुझे ढूंढ निकालेंगे या अंडरग्राउंड फाइट फिर कब पड़ेगी। सर्वाइव करना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी। तो स्ट्रांग बनना ही होगा। अगले दिन गैरी हमेशा की तरह स्कूल की तैयारी में था। काय की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। एक तरफ यह अच्छा था, फाइट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ काय अभी उसका एकमात्र इनकम सोर्स था। शुड आई अप्रोच हिम? डेस्परेट लगूंगा? खैर, वो है कौन सा जेंटल गाय। मेरा गला तो वैसे भी उसी के हाथ में है। स्कूल पहुंचने पर टॉम ने उसे घेर लिया, 100 सवाल एक साथ। गैरी ने सब बता दिया। They're going this far for some stupid sports event? People are insane, टॉम बोला। और यही रीजन है कि तुम्हें रग्बी छोड़ देनी चाहिए। आज प्रैक्टिस में रूट सर को बता देंगे। रग्बी खेलना है, टीम में रहना जरूरी नहीं। वरी मत करो, आज रग्बी प्रैक्टिस नहीं जा रहा हूं, गैरी ने कहा। आज किसी और क्लब में जाना है। स्कूल खत्म होने के बाद ब्लेक रग्बी फील्ड पर गैरी को खोज रहा था, लेकिन वो आया ही नहीं। Where is that damned little broccoli head? मैच आने वाला है और वह गायब। जल्दी निकाले जाने का रिकॉर्ड बनवाना है क्या? मिस्टर रूट फट पड़ा। कोच, कल हम ईटन हाई वालों से भिड़ गए थे, ब्लेक ने बताया। असली टारगेट मैं था। वह बेचारा बीच में आ गया। शायद अभी भी चोट से उबर रहा होगा। ब्लेक के खून से भरे नकल्स देखकर मिस्टर रूट समझ गया। वह गुस्सैल जरूर था, बट दिल से अपने स्टूडेंट्स की परवाह करता था। ईटन हाई की नोटोरियस रेपुटेशन वह जानता था, कुछ कर भी नहीं सकता था। ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूं, पर उसे बोल देना, ये सिर्फ एक्सेप्शन है। बाकी सब ये वार्निंग समझ लो। कल ब्लेक था, आज तुम भी हो सकते हो। पेयर्स में घर जाना। वेट, तुम रग्बी छोड़कर यहां आ गए? क्या वेयरवुल्फ बनने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये रग्बी से भी ज्यादा डेंजरस है। टॉम फुसफुसाया। गैरी के पीछे पीछे जिम हॉल के बाहर जा रहा था। अंदर से चैंटिंग की आवाजें आ रही थी। अंदर लगभग दर्जन भर स्टूडेंट्स व्हाइट रोब्स में सिंक्रोनाइज्ड मूव्स कर रहे थे। साइड में कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्हीं में शिन भी थी। टीचर ने न्यूकमर्स को देखकर पूछा, ओह, इंटरेस्टेड इन द कराटे क्लब? गैरी ने मुट्ठी भींची और सिर हिलाया। आई एम हियर टू फाइट।